द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, अगर लाने हैं 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश एग्जाम तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले रही है। अभी पढ़ने वाले हैं हम हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक को पूरा कंप्लीट कर देंगे एंड इस बुक का उसके बाद तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं होने वाला है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्यारा सा नाम जो है कमेंट करो। मैं हूं सिमरन सहानी, तुम्हारी दीदी, जो तुम्हें बहुत ही जल्दी से फर्स्ट फ्लाइट को पूरा रटा देने वाली है तुम्हारे दिमाग के अंदर। एंड जो है तुम जल्दी से कमेंट करो अपना नाम। कौन से चैप्टर पढ़ेंगे हम? लेट्स टू गॉड से लेके प्रपोजल तक सारे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। एक एक लाइन समझा दूंगी मैं आपको, सिंपल वे में भी बता दूंगी, शॉर्ट वे में भी और लॉन्ग वे में, वो भी बहुत ही जल्दी से। अब जब आप ये वीडियो, इस वीडियो में मैं जब तुम्हें सारे चैप्टर्स पढ़ा दूंगी, उसके बाद तुम्हें बस एक काम करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गाइस एक पीडीएफ लिंक अटैच करा है जो मैंने खुद बनाया है तुम्हारे हर एक नोट्स का इस चैप्टर के, ठीक है? उसको डाउनलोड कर लेना, वहां से हो जाएगा तुम्हारा रिवीजन। अभी स्टोरी को सुन लो, मैं पूरी स्टोरी तुम्हें बता रही हूं एक एक चैप्टर की। अभी स्टोरी को सुन लो अच्छे से, उसके बाद उस नोट्स में से रिवीजन कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी जहां पे लेटेस्ट पैटर्न के 10 क्वेश्चन होंगे। तो तुम्हारे इंग्लिश एग्जाम में अभी तक तुमने एक शब्द भी नहीं पढ़ा ना, तब भी तुम्हारे 100 में से 100 हो जाएंगे। जस्ट 2 काम करने, अपनी दीदी पर ट्रस्ट करना है, अपना नाम कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है? लाइक करो जल्दी से वीडियो को और हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर पे, अ लेटर टू गॉड। हाँ जी भाई साहब, तो सबसे पहले चैप्टर आता है हमारा अ लेटर टू गॉड। सबसे पहले जल्दी 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 कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, लाइव चैट के अंदर बताओ इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है। नहीं पता तो भाई बहुत गंदी बात है, पता होना चाहिए था अभी तक। चलो, होता क्या है इस चैप्टर में, पहले सिंपल बता रही हूँ। एक फार्मर है, उसका नाम है लेंचो, ठीक है? उसका एक खेत है, उसमें भुट्टे की फसल उग रही थी, ठीक है? उसको चाहिए था कि भैया उसकी फसल पे बारिश आ जाए, फसल बढ़िया हो जाएगी और मैं बेच के उसे पैसा कमा लूंगा। बट क्या होता है, बारिश जो आती है वो बदल जाती है ओलों के अंदर, ओले बरसते हैं इसकी फसल पे, फसल हो जाती है बिल्कुल तहस नहस, खराब हो गई इसकी फील्ड। अब क्या करे बेचारा किसान है, फसल खराब हो गई, कमाई कैसे करेगा, पेट कैसे पालेगा बच्चों का? तो भाई ये हो जाता है बहुत ज़्यादा परेशान। तो फिर ये क्या करता है, ये सोचता है कि यार मैं किसी से मदद मांगूं। अब जो है इसकी लाइफ में एक ही इंसान, एक ही थी ऐसी पावर जिस पर ये बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, वो थे हमारे भगवान जी, ठीक है? ये सोचता है मैं क्या किसी और से जाके मदद मांगूंगा, दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, मैं तो उन्हीं से मदद मांगूंगा जिन्होंने मुझे बनाया है। तो ये उठाता है एक लेटर और भगवान जी को अपनी सारी प्रॉब्लम लिख के कह देता है, भगवान जी प्लीज़ मेरी मदद कर दो, ठीक है? और जो है उसे जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है। अब भैया वहाँ पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, 2 पोस्टमैन इसका ये लेटर पकड़ लेते हैं और देखते हैं भगवान जी को लेटर आया है और बड़ा हंसते हैं और मजाक करते हैं। फिर वो लेटर को ले जाते हैं अपने बॉस के पास, जो वहाँ का बॉस था ना पोस्ट ऑफिस, तो कहते हैं सर देखिए अब हम इस लेटर को कहाँ भेजें, भगवान जी के घर का लेटर है ये। तो पोस्ट ऑफिस वाले बॉस जो पहले हंसते हैं, बट फिर हंसने के बाद कहते हैं अरे यार ये तो मुझे बड़ी अलग सी बात लगी कि कोई भगवान जी को मैसेज कर रहा है, भगवान जी को लेटर लिख रहा है। चलो भैया मैं देखता हूँ और मैं रिप्लाई करूंगा इसका। अब उन अंकल ने भैया जब लेटर खोला तो भाई साहब ये तो पैसे मांग रहे हैं, ठीक है? लेंचो ने क्या लिखा था उस लेटर के अंदर? लेंचो ने लिखा था भगवान जी मेरे को ना पैसे दे दो, कितने? 100 पैसों दे दो, उससे मैं अपने घर चलाऊंगा और अपनी फसल भी बो दूंगा। तो अब फिर पोस्टमास्टर अंकल कहते हैं, जो वहाँ के बॉस थे, चल भाई हम मदद करते हैं सारे। वो सब पैसा इकट्ठा करते हैं, 100 नहीं कर पाते, थोड़ा कम कर पाते हैं और वो लेंचो को दे देते हैं, ठीक है? और फिर जो है आगे क्या होता है वो अभी चैप्टर का डिटेल में मैं बताऊंगी, सब कुछ शॉर्ट में पढ़ लोगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? तो अभी यहाँ पे डिटेल में पढ़ा रही हूँ चैप्टर को, समझ में आ गया ना? इसकी फसल खराब हुई है, भगवान जी को लेटर लिख के पैसे मांगेगा, पैसे कौन देगा? पोस्ट ऑफिस के लोग देंगे, समझ आ गया था? अब डिटेल में एक एक लाइन पढ़ा रही हूँ। ये जो लाइंस है ना गाइस, ये आंसर फॉर्मेशन में तुम्हारी हेल्प करने वाली है। तुम्हें लगता है ना दीदी हमसे आंसर नहीं बनते क्योंकि तुम्हें लाइंस नहीं पता होती, तो ये मेरी स्लाइड है, इसमें थोड़ी ज़्यादा लाइन लिखी है। जो मेरे पीडीएफ नोट्स है उसमें और बढ़िया से ना वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखती है, पैराग्राफ फॉर्म वाले नोट्स से उससे रिवीजन कर लेना। अभी ध्यान से लाइन सुनो क्या क्या है। तो लेंचो की अगर हम बात करें, हमारा मेन कैरेक्टर चैप्टर का है लेंचो। उसका घर कहाँ पे है? उसका घर है एक पूरी वैली के अंदर। वैली क्या होती है? जैसे रिवर के किनारे पे जो एरिया होता है वो वैली होती है, ठीक है? अब इसका घर एक पहाड़ी सी के ऊपर है एंड इसके घर के आसपास में से इसकी राइप कॉर्न की पूरी फील्ड दिखती है। एग्जाम में आपको ये वर्ड मेंशन करना होगा, राइप कॉर्न विद फ्लावर्स की इसकी पूरी फील्ड दिखती है और इसकी फील्ड बिल्कुल पक चुकी थी, ठीक है? द ओनली थिंग ही नीडेड वॉज अ रेन फॉर सक्सेसफुल क्रॉप। ये लाइन लर्न करो, क्या चाहिए था हमारे फार्मर को? हमारे फार्मर लेंचो को चाहिए था कि रेन आ जाए, बारिश आ जाए, जिससे उसकी फसल बढ़िया हो जाए, ठीक है? अब क्योंकि लेंचो एक एक्सपीरियंस फार्मर था, तो आज सुबह से जिस दिन हमने ये चैप्टर पढ़े हैं, ये अपने घर के बाहर था, अपनी खेत के देख रहा था, खेत को और आसमान में देख रहा था और इसको लगता है कि यार आज ना बारिश आ जाएगी, ठीक है?
क्या लगता है इसे? ये आसमान में देखता है, कभी बारिश आने वाली होती है तो हमें भी मौसम देख के अंदाजे हो जाते हैं कि यार बारिश आ सकती है। तो ये देख रहा होता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ये देखता है और इसे लगता है यार आज ना बारिश आ जाएगी। तो ये अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे लग रहा है आज बारिश आएगी। तो इसकी वाइफ भी कहती है हाँ जी, गॉड विलिंग, यानी कि भगवान की मर्जी होगी तो बारिश जरूर। अब ये गॉड विलिंग पे एग्जाम में गाइस क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ दिखा रही है कि सिर्फ लेंचो नहीं, इसका पूरा जो परिवार है वो भगवान जी पे बहुत भरोसा करता है। अब उनके हस्बैंड ने कहा बारिश आएगी तो उनकी वाइफ क्या कह रही है, हाँ जी भगवान की मर्जी होगी तो जरूर आएगी। तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पीपल हैं ये सारे के सारे। अब इसके जो बड़े लड़के थे वो फार्म पे काम कर रहे थे, छोटे बच्चे मस्ती कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। अब जो है इनके घर में खाना लग जाता है और लेंचो भाई साहब खाना खाने बैठ जाते हैं। अब जैसे कि सुबह लेंचो ने प्रिडिक्ट करा था कि बारिश आएगी, जैसे ही वो लोग बैठ के मील खा रहे होते हैं, ड्यूरिंग देयर मील भाई बारिश आनी शुरू हो जाती है, बहुत जोर जोर की बारिश गिरनी शुरू हो जाती है। द एयर बिकेम फ्रेश एंड स्वीट। आपको लिखना है, ये लाइंस लिखना। बारिश आई ना तो स्टार्टिंग में माहौल बहुत अच्छा था, एयर फ्रेश थी, स्वीट्स थी, काले काले घने घने बादल आ गए, मीठी मीठी बारिश होनी शुरू हो जाती है। और लेंचो स्टेप्ड आउटसाइड, लेंचो अपने घर के बाहर जाता है रेन को फील करने के लिए। उसे लगता है वाह भगवान ने मेरी सुन ली, बारिश आ गई, अब तो मेरी फसल बढ़िया हो जाएगी। ये बाहर जाता है और जो रेन है ना उसको अपनी बॉडी पे फील करता है, जैसे हम पहली बरसात में नहाने जाते हैं ना, वैसे ही ये खुश होकर बाहर जाता है। एंड देन ही सेड अ लाइन जो तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगी। क्या कहता है वो इन बारिश की बूंदों का कंपेयर करता है न्यू कॉइन्स से, नए नए सिक्कों से, और अपनी फैमिली को कहता है कि ये जो बड़ी वाली बूंदें हैं ये 10 सेंट्स है और जो ये छोटी वाली बूंदें हैं ये 5 सेंट है। भाई इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा, ये याद रख लो, ठीक है? तो कमेंट में बताओ बड़ी वाली बूंदें कितने सेंट्स थी और छोटी वाली बूंदें कितने सेंट्स थी। बड़ी मजेदार सी बारिश होने लगती है। बट ये जो खुशी थी ये सिर्फ पल भर की थी, ये अभी लेंचो से छिनने वाली थी। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड सडनली स्टार्ट्स ब्लोइंग। क्या होता है, एकदम से बहुत जोर की हवा चलने लगती है और ये बारिश बदल जाती है ओलों की बरसात के अंदर, और ढेरों ओले बरसने शुरू हो जाते हैं उसकी फील्ड पे, पेड़ पे, पौधों पे, पत्तों पे, हर जगह। नाउ लेंचो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है ये ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। बट 1 घंटे तक ओले बरसते रहे, बरसते रहे, बरसते रहे। एंड आफ्टर दैट जब ये ओले बरसने बंद होते हैं, लेंचो अपनी फील्ड को दोबारा जाके देखता है। उसकी फील्ड अब नष्ट हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने सफ़ेद नमक छिड़क दिया उसके ऊपर। वाई सफ़ेद नमक? बिकॉज स्नो का कलर तो वाइट होता है ना, ओलो का कलर वाइट होता है। अब लेंचो वॉज डीपली सैडेंड। ये वाली लाइन लिखो, डीपली सैडेंड। आप कैसे लिखोगे लेंचो परेशान हुआ? ये लाइन लिखो, एक कॉपी पे लिख लो, लेंचो वॉज डीपली सैडेंड। और उसको लगता है इस समय पे कि यार प्लेग ऑफ लॉकस्ट आता ना तो भी ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी स्पेलिंग लर्न करो, लॉकस्ट। लॉकस्ट क्या होता है? लॉकस्ट टिड्डी नाम का एक कीड़ा होता है, कभी कभी बारिशों में हमारे यहाँ भी आता है लाइट के ऊपर। तो वो कहते हैं जितने भी फार्मर्स होते हैं वो टिड्डी के झुंड से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि टिड्डियों का ऐसा झुंड आता है और पूरी फील्ड को तबाह कर देते हैं। अब लेंचो कहता है अगर टिड्डी भी आई होती ना तो भी इतना नुकसान नहीं होता जितना इन ओलों ने कर दिया है। नाउ ही रियलाइज दैट इस साल की मेहनत खराब हो गई, इस साल तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और परेशान हो जाती है। बट देन वो एक दूसरे को रिमाइंड कराते हैं, ऐसे हारते नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, दुनिया में ऐसा नहीं होता कि लोग भूखे सो जाए, नहीं कोई ना कोई तो हमारी भी मदद हो जाएगी। एक होप ले आते हैं अपने मन के अंदर। अब लेंचो बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, कम करना तो सब उसी ने है ना, बच्चों को भी पालना है, वाइफ को भी जो है घर का खर्चा देना है। तो वो सोचता है क्या किया जाए। तो आपको पता है वो क्या करेगा, वो लेटर लिखेगा। तो देन लेंचो डिसाइडेड कि वो भगवान जी से मदद मांगेगा। वो एक लेटर लेता है, ये देखो बैठ के लिख रहा है, ठीक है? फील्ड खराब हो गई, यहाँ बैठ के हमारा लेंचो लेटर लिख रहा है। लेंचो बैठ के लेटर लिखता है और भगवान जी को कहता है भगवान जी मेरी फील्ड खराब हो गई और ये हो गया, मुझे पैसे दे दो 100 पेसोस। पैसो क्या हुआ, जैसे हमारी करेंसी है ना रुपीस, वैसे ही मेक्सिको की करेंसी है पेसोस। कहते हैं मुझे 100 पेसोस दे दो, उससे मैं 2 काम करूंगा, एक बच्चों की फीस भरूंगा, घर का खर्चा वर्चा चलाऊंगा, दूसरा नई फसल के लिए बीज लाऊंगा और नई फसल बोऊंगा। तो मुझे इस साल के खर्चे के लिए 100 पेसो आप प्लीज दे दो। उस लेटर के ऊपर लिखता है टू गॉड। ये भी क्वेश्चन में आएगा। लेटर के ऊपर वो क्या लिखता है, टू गॉड, ठीक है? एनवेलप होता है ना, इसे एनवेलप कहते हैं, तो इस पर लिख देते हैं टू गॉड। अब एड्रेस क्या पता भगवान जी को कौन से लिखे, ठीक है? कहाँ भेजे भगवान जी को, ठीक है? मैं तुम्हें कहूँ कि तुम लेटर लिखो भगवान जी को तो तुम सोचोगे, ठीक है, तो तुम जो है सोचोगे दीदी हम एड्रेस क्या लिखे भगवान जी को। तो इसलिए उसने कोई एड्रेस नहीं लिखा। वो इतना विश्वास करता था भगवान जी पे कि मैं पहुँच ही जाएगी आवाज़ मेरी ऊपर तक। वो सिर्फ लिखता है टू गॉड, ठीक है? और उसको जाके पोस्ट ऑफिस में डब्बे में डालाता है। अब वहाँ पे पोस्टमैन को उसका लेटर दिख जाता है और वो हंसते हैं और वो अपने पोस्ट मास्टर को दिखाते हैं ना। पोस्टमैन पोस्ट मास्टर 2 अलग लोग हैं। पोस्टमैन नॉर्मल से सारे एम्प्लॉयज है, पोस्ट मास्टर वहाँ के बॉस हो गए। अब जो वहाँ के बॉस होते हैं पहले वो हंसते हैं। अब बॉस का डिस्क्रिप्शन याद रखो, पोस्ट मास्टर थे मोटू से, गोलू मोलू से, क्यूट से और काफ़ी दिल के हंसमुख से और अच्छे से इंसान थे, ठीक है? अब पहले तो वो हंसते हैं,
बट देन कहते हैं यार क्या फेथ है इस आदमी का, क्या विश्वास है। हमारे में नहीं है ऐसा विश्वास कि हम अपनी प्रॉब्लम के लिए मतलब हम सोचेंगे यार इससे मदद मांगो, उससे मदद मांगो, इसने तो सीधा ऊपर वाले से मदद मांगी है, मैं इसके तो विश्वास से जो है बिल्कुल ही इम्प्रेस हो गया हूँ, मैं इसकी हेल्प करूँगा। तो फिर वो जो है देखते हैं पढ़ते हैं भाई इसे पैसे चाहिए, तो ही कलेक्टेड डोनेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स एडिंग फ्रॉम हिज ओन सैलरी ऑल्सो। तो ये लाइन लर्न कर लो, वो अपने फ्रेंड्स के से पैसे मांगते हैं, अपनी फैमिली वालों से डोनेशन के लिए, और अपनी सैलरी में से इकट्ठे करते हैं पैसे, बट सिर्फ 70 पैसों से वो लोग इकट्ठे कर पाते हैं, उसको एनवेलप में लिखते हैं। अब वो एनवेलप के ऊपर क्या लिखते हैं, मैंने दिया पैसा, नहीं, उन्होंने लिखा गॉड। उन्होंने कहा इस बंदे को यही लगना चाहिए कि भगवान ने मैसेज कर रिप्लाई दिया है, अपना बढ़ावा नहीं करा उन्होंने कि मैं दे रहा हूँ तेरे को पैसे, ठीक है। अब वो जो है अगले संडे लेंचो अपना लेटर लेने वापस आ जाता है। अब भाई साहब इसको उम्मीद थी अगले संडे मेरा रिप्लाई आएगा, उम्मीद बहुत पक्की थी इसकी। वो जाता है लेटर लेने, तो ये जो पोस्टमैन है ये अपने आप जाके लेंचो को हाथ में लेटर पकड़ाते हैं। अब लेंचो लेटर खोलता है और उसमें होते हैं पैसे। वो पैसे गिन के भी लेंचो के मुंह पे एक भी सरप्राइज का वो नहीं था कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैंने लेटर लिखा और पैसे आ गए। इसका विश्वास इतना पक्का था कि इसे पता था देखो पैसे भगवान जी दे देंगे। बट जब ये उन पैसों को गिनता है, हाउएवर आफ्टर काउंटिंग द मनी ही बिकेम एंग्री। लेंचो को आ जाता है ढेर गुस्सा, पता नहीं क्यों आता है एकदम से। लेंचो भाई साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि इसमें तो सिर्फ 70 पैसों हैं। फिर लेंचो क्या करता है, लेंचो जाता है एक और लेटर लिखने बैठ जाता है, वहाँ से पेपर उठाता है, वहाँ से पेन उठाता है, बैठ के एक और लेटर लिख रहा है और उसे जाके जो है दोबारा मेल कर देता है। अब वो पोस्ट मास्टर ना पीछे ऑफिस में से देख रहे हो कहते ये क्या चक्कर है भाई, अब क्या लिख दिया इसने। तो वो जाके उस लेटर को निकाल के पढ़ते हैं, और जो उस लेटर में लिखा था तुम्हें पता है, वैसे आज 50वीं बार पढ़े होगे इस चैप्टर को, बट फिर भी हम ऐसे पढ़ते हैं, हमें आज तक नहीं पता। भाई वो उस लेटर में उसने लिखा था भगवान जी थैंक यू जो है आपने इतने मुझे पैसे प्रोवाइड कर दिया, बट हाँ मुझे पता आपसे गलती नहीं हो सकती, मैंने 100 पैसोज मांगे थे, मेरे पास तो 70 ही आए हैं। तो एक काम कीजिए, आप तो गलती नहीं कर सकते ना, मैंने 100 मांगे तो आप 100 ही दोगे, तो मेरे जो बचे हुए 30 पैसोज है ना वो मुझे भेजवा दो। पर हाँ अब की बार ना ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाना ये जो बचे हुए 30 पैसोज है, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना ये एक नंबर के क्रूक्स हैं। क्रूक मतलब क्या हो गया, ये चोर है, मतलब कि लेंचो को क्या लगा कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने इसके 30 पैसे चुरा लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। तो नाउ अब इस चैप्टर का क्रक्स क्या हुआ, क्या बता रहा है ये चैप्टर हमें, तो द स्टोरी हाईलाइट्स फेथ इन गॉड। सबसे बड़ी चीज़ है ये स्टोरी हाईलाइट कर रहा है फेथ, विश्वास गॉड में। दूसरा आयरनी, आयरनी क्या हुई, जिसने मदद करी उसी को चोर कह दिया भाई साहब। काइंडनेस, किसकी काइंडनेस, पोस्ट ऑफिस के लोगों की। इनोसेंस, किसकी इनोसेंस, लेंचो की, बेवकूफ़ है, इसने ये नहीं सोचा पैसे कहाँ से आ गए। ठीक है इसका विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, इसको इतना अच्छा विश्वास है, बट स्टिल इसे कुछ तो सोचना चाहिए था कहाँ से पैसे आए। ठीक है वो इनोसेंट था, आप लेंचो को गंदा मत समझो कि यार उसको शक कर रहा है जिसने उसको पैसे दे दिए, इनोसेंट है वो, उसे लगा नहीं मैंने 100 मांगे तो वही 100 ही देंगे। एंड मेकिंग इट अ पावरफुल लेसन इन बिलीफ एंड ह्यूमन गुडनेस। बट ये लेसन हमें क्या सीख देता है, अभी तुम्हें बुरा लगा कि यार उसने जाके लेंचो ने थैंक यू नहीं करा पोस्ट, नहीं तुमने कहा कोई बात नहीं मदद तो हो गई ना अगले की। तो ये हमें जो है मैसेज देता है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए। आज पोस्ट मास्टर ने एक तरफ से अच्छा काम करना, कल को ने कहीं और से अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है जी, ये चैप्टर सिंपल क्लिस्टर क्लियर हो गया, मुझे पता है हो चुका है अभी तक, तुम्हें अब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। जस्ट तुम्हें मेरे नोट्स जो है PDF वाला उससे रिवीजन करना है। गाइस एक काम करना, मैं ना उसकी जो लेंथ है ना पेपर की और शॉर्ट करके डाल रही हूँ, ठीक है। तुम उन पेपर का प्रिंट आउट निकलवाया ना मेरे जो नोट्स है उनका, और उससे एग्जाम के लास्ट टाइम पे भी ना उसे एक बार पढ़ के चलेगा ना, वहीं से तुम्हारे सारे आंसर बन जाएंगे। और 5 क्वेश्चन भी मैंने उस PDF में लगा रखे हैं, गो एंड जाओ अपने स्टेशनरी वाले भैया पे या जो भी है वहाँ से जाके प्रिंट आउट करवा लाना बस मेरे नोट्स को। ठीक है चलते हैं हम अगले चैप्टर के ऊपर। अभी तक लेटर टू गॉड के राइटर का नाम अगर कमेंट नहीं करा तो पहले कमेंट करो, वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। हम मूव करते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अच्छा वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से पहले लाइक कर दो। ओके अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला के बारे में, जो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। अब अगर तुम्हें याद ना हो तो साउथ अफ्रीका के अंदर गाइस बहुत समय तक चला था अपार्थाइड रूल। अपार्थाइड रूल में क्या होता था, जितने भी साउथ अफ्रीका के अंदर वाइट स्किन्ड पीपल थे, जो गोरे वाले लोग थे, वो जो ब्लैक स्किन पीपल थे, जो काले लोग थे, उनके ऊपर करते थे अत्याचार, बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत सलूक किया करते थे। तो क्या हुआ वहाँ अपार्थाइड सिस्टम की वजह से जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने बहुत कुछ सहा, बट देन वहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स होते हैं। ये हमारे नेल्सन मंडेला जी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर
फाइटर रहे साउथ अफ्रीका के। जैसे हमारे इंडिया में क्या था, ब्रिटिशर्स हमारे पे अत्याचार कर रहे थे, तो वी हैव सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र, ये हमारे फ्रीडम फाइटर है ना। अब ये हमारे साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर है नेल्सन मंडेला जी। और ये जो नेल्सन मंडेला जी है, इन्होंने और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर जो है वाइट स्किन पीपल के खिलाफ प्रोटेस्ट करा, ठीक है। इन्होंने अपनी एक कांग्रेस बना रखी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये उसी के लीडर बनते हैं और ये पूरा प्रोटेस्ट करते हैं। अब क्या हुआ, एक समय आया जब अपार्थाइड यहाँ से एंड हो गया। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड खत्म हो गया और यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और यहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। जैसे हमारे यहाँ हुआ ना, ब्रिटिशर्स गए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, पहला इलेक्शन हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी बन गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वो कहाँ के थे? वो कांग्रेस पार्टी के थे। इनके यहाँ क्या हुआ, इनके अपार्थाइड खत्म हुआ, इलेक्शंस हुए डेमोक्रेसी पे, यहाँ इनके प्रेसिडेंट बनते हैं सीधा कौन? नेल्सन मंडेला जी। ये किसके थे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के थे। तो आज जो आप ये चैप्टर पढ़िए, जो मैं पढ़ा रही हूँ, सुन लो इस बात को, एग्जाम में इस साल इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आज जो हम ये चैप्टर पढ़े, इसमें नेल्सन मंडेला जी ने हमें अपना वो वाला दिन बताया है जिस दिन ये प्रेसिडेंट बने थे और इन्होंने जाके वहाँ पे अपना शपथ ग्रहण करा था। ओथ टेकिंग सेरेमनी का दिन बताया है कि उस दिन इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर, पूरे वर्ल्ड से लीडर साउथ अफ्रीका गए थे। तो उस दिन की पूरी कहानी इन्होंने हमें बताई है। ये जो पूरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? खुद उन्होंने अपनी लाइफ पे जो बुक लिखी है उसमें से लिया गया। अब उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन बट बहुत आसान है। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम बताओ जिसमें से ये चैप्टर लिया गया। अब मैं पढ़ाती हूँ तुम्हें चैप्टर। सिंपल उन्होंने यही बताया मेरे साथ उस दिन पे क्या क्या हुआ। तो देखो वो जो दिन था ना शपथ ग्रहण समारोह वाला, वो सबसे पहले याद रख लो था 10 मई को। 10 मई का वो दिन था। उस दिन वहाँ पे जो है उनका जो सेलिब्रेशन हुआ था वो प्रिटोरिया के एक एम्फी थिएटर में हुआ था। जो फोटो लगानी होगी इस जगह पे पूरा सेलिब्रेशन हुआ था। अब इस दिन पे साउथ अफ्रीका में 10 मई के जो दिन था, ये 10 मई 1994 की डेट थी। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में से बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए थे। क्यों आए हुए थे? वो पूरी दुनिया खुश थी कि भाई ये अपार्थाइड खत्म हो गया है हमारे वर्ल्ड के अंदर से। तो सब आए हुए थे देखने के लिए कि चलो इनकी कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई है और अब इनके यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जी जो है आज अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी करने वाले थे, ओके। और फिर क्या होता है, फिर उन्होंने हमें बताया कि कैसे 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 वो दिन चला। जैसे आप मान लो हमारी रिपब्लिक डे होता है, तो अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम बताओ रिपब्लिक डे की परेड में क्या 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 होता है, तो तुम बताओगे कि ऐसे झांकियाँ निकलती है, हम फ्लैग होइस्टिंग करते हैं, ये सब होता है। वैसे ही अब यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि उस दिन पे क्या क्या हुआ था, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। अब इसको रीड कर लेते हैं। तो 10 मई का दिन था 1994 का। नेल्सन मंडेला जी ने अपना जो है स्वोन मतलब क्या हुआ, अपना ओथ टेक करा था, यानी कि अपना शपथ ग्रहण करा था एज हमारे साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है। ये जो हमारा फंक्शन हुआ था वो कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग में प्रिटोरिया में। ये रही वो बिल्डिंग, दिख गई, ये है वो बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया, ठीक है। अब ये जो यूनियन बिल्डिंग थी, यही वाली बिल्डिंग में एक ज़माना ऐसा था जहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी चलती थी। वाइट सुप्रीमेसी मतलब क्या हो गया गाइस? यहाँ पे ये जो गोरे वाले लोग थे, जो वाइट स्किन पीपल थे, इन्हीं का राज चलता था। बट आज इनके यहाँ पे से ये अपार्थाइड खत्म हो गया, ये सब एक जैसे हैं, ठीक है। ब्लैक स्किन वाइट स्किन आज सब कुछ इक्वल हो चुका है, ठीक है। अब ये जो सेलिब्रेशन वाला दिन था, जो नेल्सन मंडेला जी की डॉटर थी जिनका नाम था ज़ेनानी, वो उनके साथ जाती हैं, अपने पापा के साथ जाते हैं कि आज मेरे पापा प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। एंड ये इनॉग्रेशन को पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे लीडर्स अटेंड करते हैं, जो मैं आपको बता रखी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब जब हमारा जैसे ये इवेंट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो है शपथ ग्रहण करते हैं उनके जो है सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सबसे पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट आते हैं, वो अपनी स्पीच देते हैं, वो अपना शपथ ग्रहण कर लेते हैं। उनका नाम क्या है? FW de क्लर्क। नाम याद करो, कमेंट करो जल्दी से, ये नाम एग्जाम में MCQ में आएगा। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट का नाम क्या हुआ? FW de क्लर्क, कमेंटेड फास्ट, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनने था वो एम्बेकी, वो अपना शपथ ग्रहण करते हैं। एंड फाइनली नेल्सन मंडेला अपना शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? ओथ। वो अपना ओथ लेते हैं। उसके बाद नेल्सन मंडेला जी स्पीच देते हैं और उस स्पीच के अंदर वो अपने अफ्रीका के लोगों को, अफ्रीका कह देते हैं, वैसे तो साउथ अफ्रीका ही है बट कहे हम लोग ना अफ्रीका ही देते हैं। उस स्पीच के अंदर वो अपने अफ्रीका के लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि मैं एज अ प्रेसिडेंट बहुत अच्छे काम करूँगा, मैं एज अ प्रेसिडेंट इस कंट्री के अंदर दोबारा किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होने दूंगा, मैं हमारी कंट्री को गरीबी से
हटाने की कोशिश करूँगा यहाँ से मैं। हमारी कंट्री में से किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे लड़का लड़की में है, चाहे स्किन के कलर पे है, चाहे कास्ट पे है, किसी भी चीज़ पे, मैं आज के बाद पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी कंट्री में ना ही कोई सफरिंग हो, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। और कहते हैं लास्ट में, नेवर अगेन शैल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि कोई किसी पे अत्याचार ना करे, क्योंकि इनकी कंट्री में अत्याचार ही हुआ था ना। और सारे जितने इंटरनेशनल गेस्ट थे और लीडर थे उनको थैंक यू कहते, जी थैंक यू, आप हमारी खुशी में शामिल होने आए हो। स्पीच हो गई इनकी कंप्लीट। अब जैसे इनकी स्पीच कंप्लीट होती है, नेल्सन मंडेला जी अपनी स्पीच देते हैं, उसके बाद में मिलिट्री का जो है प्रदर्शन शुरू होता है। जैसे हमारी रिपब्लिक डे की परेड में होता है, इंडिपेंडेंस डे पे मिलिट्री का जो है पूरा प्रदर्शन होता है, वैसे ही इनके यहाँ होता है। सबसे पहले ऊपर आते हैं फाइटर जेट्स जो होते हैं ना, वो सारे जेट्स आ जाते हैं और वो फॉर्मेशन बना रहे होते हैं ऐसे वी पैटर्न का, ठीक है। और वो जो जेट्स हैं उनके पीछे से धुआं निकल रहा होता है, और वो साउथ अफ्रीका का जो इनका ये नया झंडा बना था ना, उसके सारे रंग छोड़ते हुए जा रहे थे। अब वो साउथ अफ्रीका के फ्लैग का जो नए झंडे के कलर थे, ये तुम्हें अगर 100 मार्क्स लेकर आने हैं तो वो कमेंट सेक्शन में सबने बताने हैं यहाँ से देखकर, ठीक है। तुम्हें याद होगा कलर, बट एग्जाम में भूल जाओगे। कौन कौन सा कलर था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। इसको इसी सीरीज में लिखना है, ये नहीं किसी भी सीरीज में लिख दोगे। तो वो झंडे का कलर में था ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। और ये झंडे का इनका कलर क्या सिंबलाइज करता है? इनकी यूनिटी। ये नए झंडे के कलर का वो सारे जेट्स जा रहे थे। फिर नेल्सन मंडेला जी बताते हैं, पता है क्या हुआ, जो आर्मी के बिगेस्ट जनरल थे और ऑफिसर्स थे ना, वो नेल्सन मंडेला जी को सल्यूट करते हैं। अब वो बताते हैं उन्होंने मुझे सल्यूट करा, मतलब वो डेमोक्रेसी का सपोर्ट कर रही है इनकी कंट्री की मिलिट्री। बट वो कह रहे मुझे उस दिन ना वो समय याद आया जब मैं एक फ्रीडम फाइटर था, जब मैं आंदोलन करता था, प्रोटेस्ट करता था, तो यही मिलिट्री के जनरल्स मुझे जेल में डाला करते थे। बट वो कह रहे हैं फिर थैंक गॉड आज के समय पे हमारा अपार्थाइड खत्म हो चुका है, तो नाउ वी ऑल आर इक्वल, ठीक है जी। फिर इनके नेशनल एंथम होते हैं, ठीक है, 2 नेशनल एंथम होते हैं इनके, दोनों का नाम ये लिखा है मैंने। ब्लैक्स का नेशनल एंथम है निकोसी सिकेले अफ्रीका, फिर वाइट का नेशनल एंथम होता है दाइस्टेम, ठीक है जी। नेशनल एंथम समझ में आ गया। अब आता है अगला पॉइंट। ये जो चैप्टर है बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आता, इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता, बट कुछ नहीं, इसको पार्ट्स में पढ़ना है हमने। स्टार्टिंग में ओथ टेकिंग हुई सेरेमनी, ठीक है, फिर आपने पढ़ लिया मिलिट्री का प्रदर्शन हो गया। अब नेल्सन मंडेला जी जब वहाँ पे होते हैं तो उन्हें पुरानी बातें याद आने लगती है, याद करते हैं कि कैसे उनकी कंट्री के अंदर अपार्थाइड शुरू हुआ था। तो उनकी कंट्री के अंदर जो अपार्थाइड शुरू हुआ था वो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हुआ था, यानी कि आप मान लो 1900 से 1901 इस समय के दौरान अपार्थाइड इस्टेब्लिश हो गया था। बट अब क्या चल रहा है, 1994 चल रहा है। अब तो फाइनली जाके इनका, जब तक 20th सेंचुरी हमारी एंड हुई, अपार्थाइड इनके यहाँ पे से खत्म हो चुका है ना। अपार्थाइड में क्या हो रहा था गाइस, थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अपार्थाइड पे बताओ। तो अपार्थाइड में जितने भी ब्लैक साउथ अफ्रीकन थे उनको उनके बेसिक राइट्स नहीं मिलते थे, और उनके साथ रेशियल इनइक्वालिटी होती थी। रेस क्या हुआ, सेम कलर, रेस के ऊपर इनइक्वालिटी होती थी। इस वजह से जो है नेल्सन मंडेला जी को अब यहाँ पे याद आता है बाकी सभी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। वो कहते हैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरी वजह से ये फ्रीडम नहीं मिला है, बाकी भी इतने सारे आम जनता जो थी, जो इतना प्रोटेस्ट करते थे, लड़के हो, लड़कियां हो, मेल हो, फीमेल हो, औरतें हो, सब लोग अपने घरों से छोड़कर आए, सड़कों पे उतरे और उन्होंने प्रोटेस्ट करा। इतने अत्याचार सहते थे वो लोग, उनकी वजह से आज हमें ये फ्रीडम मिला। और दूसरा, उनके जितने भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, 2-4 फ्रीडम फाइटर्स का नाम याद कर लो, ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसिली, कह रहे ये वो मेरे नेशनल लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली है, ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ है। अब अगला क्या हुआ, नेल्सन मंडेला जी ने थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में याद करा। अब हिस्ट्री के बारे में याद करने के बाद वो थोड़ा सा बताते हैं लेसन ऑन करेज एंड फ्रीडम। करेज मतलब क्या होता है, हिम्मत। तो नेल्सन मंडेला का जितना भी एक्सपीरियंस था उसमें उन्होंने समझा कि करेज मतलब क्या होता है, हिम्मत होना। आप किसी से डरते नहीं हो, आप बहुत हिम्मत वाले, स्ट्रांग हो। तो वो कह रहे हैं वो इंसान करेजियस होता है, स्ट्रांग होता है जिसने अपने डर के ऊपर जीत पा ली है। वो करेजियस नहीं होता जिसको डर ही नहीं लगता, नहीं, जिसने अपने कॉन्कर कर लिया होता है अपने फियर को, वो इंसान जो है करेजियस होता है। और फिर उनको याद आते हैं अपनी कंट्री के वो करेजियस नेशनल लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स, कहते हैं उन्हीं की वजह से आज हमें आज़ादी मिली है। कौन कौन थे, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसिली, चीफ लुथिली, ये सब नाम आपको 2-4 लर्न कर लेना, ये इनके फ्रीडम फाइटर थे। उस दिन पे ये लोग उन्हें भी याद करते हैं। अब नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक आता है इस वाले हमारे चैप्टर का, फ्रीडम का मीनिंग। अब नेल्सन मंडेला बताते हैं, देखो
सब उनकी कंट्री पे सब पे अत्याचार हो रहा था, ठीक है, सारे ब्लैक्स पे। वो बताते हैं ऐसा मेरे साथ ऐसा मुझे कब फील हुआ कि मुझे जाके एक कांग्रेस ज्वाइन करूँ मैं, और मैं जाके प्रोटेस्ट करना शुरू करूँ। मैंने कब ये सोचा कि हाँ नहीं, मुझे स्टेप लेना पड़ेगा अपनी कंट्री को आज़ादी कराने के लिए। तो वो कह रहे वो मैंने तब स्टेप लिया जब मुझे फ्रीडम का रियल मीनिंग समझ में आया। कह रहे पहले जब मैं छोटा था तो मुझे फ्रीडम लगता था कि मैं घूम लूँ फिर लूँ, मौज मस्ती कर लूँ, पापा की सारी बात मानूँ, बाकी सब मेरी को अलाउ हो जाए सब, वो मुझे फ्रीडम लगा। जब मैं कॉलेज गया तो रात को घूमना फिरना दोस्तों के साथ, ये सब मुझे फ्रीडम लगता था। बट कह रहे जब मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, उसके बाद जब मैंने अपने आसपास में देखा कि हम ब्लैक लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फ्री नहीं हूँ, ना ही मेरे साथ में रहने वाले जितने भी ब्लैक्स हैं। और तब मैं जो अपनी फैमिली से इतना प्यार करता हूँ, मैंने जो है अपनी फैमिली को लीव करा और मैंने प्रोटेस्ट का हिस्सा बना, एंड हम जो है अपार्थाइड के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हें पता है ये नेल्सन मंडेला जी 30-30 साल तक जेल में, प्रिजन में बंद रहे हैं और इनको टॉर्चर करना चाहता था। तो इसी वजह से वो बता रहे हैं कि जब मुझे फ्रीडम का रियल मीनिंग समझ में आया कि आज़ादी के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, तब मैंने अपनी फैमिली को भी छोड़ा। एंड मैं जो इतने प्यार करता था अपनी फैमिली से, मैंने जाके प्रोटेस्ट का हिस्सा बना। इतने समय में अपनी फैमिली से मिल भी नहीं पाया, बट फॉर अ ग्रेटर कॉज। ग्रेटर कॉज क्या कि उन्हें आज़ादी दिलानी है अपनी कंट्री को इस सिस्टम से, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब वो बताते हैं ट्विन ऑब्लिगेशंस। इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में ज़रूर। ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब क्या? वो कहते हैं 2 ड्यूटीज़ होती है जो एक आदमी को ज़रूर फुलफिल करनी होती है अपनी लाइफ में। पहली ड्यूटी होती है इनकी, इसमें 100% क्वेश्चन आएगा चैप्टर का, ये सबसे मेन टॉपिक है। एक ड्यूटी होती है उसकी फैमिली की, कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से प्यार करे, उसे अच्छे से डेज करे। दूसरी होती है उसकी कंट्री की, कम्युनिटी की, कि वो अपने कंट्री के लिए, अपने वतन के लिए, देश के लिए कुछ करे। अब वो कहते हैं अंडर अपार्थाइड के अंदर रहते हुए मैं इन दोनों ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर सकता था, ना मैं कोई और ब्लैक सिटीजन। क्यों? क्योंकि वो अपार्थाइड के अंदर रहते हुए मैं अपनी फैमिली को तो प्रोटेक्ट कर नहीं पाते थे। अगर उनकी वाइफ के साथ या उनके बच्चों के साथ कोई बदतमीजी हो रही है तो एक आदमी नहीं बोल सकता कुछ भी, क्योंकि भाई सिस्टम है। तो कह रहे इसलिए मैंने जो है डिसाइड करा कि अब मैं फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बनूंगा। एंड फाइनली वो फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बनते हैं और भी इतने सारे लीडर्स, और ये लोग अपनी आज़ादी हासिल कर लेते हैं। अब लास्ट में मंडेला जी बस एक ही बात कहते हैं, वो समझाते हैं कि हम लोगों को, सोसाइटी को, अब हम अच्छे से कैसे रहेंगे जब हम प्यार करना सिखाएंगे। कह रहे अब हमें नफरत भूलनी होगी, ठीक है। वो कहते हैं ये इतना सारा सिस्टम हुआ कैसे? नफरत भरी हुई थी मनों के अंदर, तभी तो इतना बड़ा ऐसा सिस्टम हो गया कि ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो कह रहे अगर हम लोगों को प्यार करना सिखाएंगे, इज्जत करना सिखाएंगे लोगों की, तो कभी ऐसा सिस्टम दोबारा बनेगा ही नहीं। एंड लास्ट में वो ऑपरेसर के बारे में कहते हैं। ऑपरेसर कौन होते हैं? अत्याचारी। अब इनके केस में अत्याचारी कौन थे? वाइट लोग थे जो इनके ऊपर अत्याचार करे थे। तो वो कहते हैं देखो वो भी जो है खुश नहीं थे। एक जो ऑपरेसर होता है वो भी एक प्रिजन में होता है, जब वो दूसरे पे अत्याचार कर रहा है वो प्रिजन में होता है हेट के। अब आप किसी के साथ गलत काम कर रहे हो तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी होगी, आप भी गलत काम कर रहे हो, आप भी गंदे इंसान हो। तो वो कह रहे ऑपरेसर भी फ्री होगा जब वो अत्याचार नहीं करेगा हेट्रेड से, और जब वो हमारे पे अत्याचार नहीं करे तो हम भी खुश होंगे। एंड फाइनली आपका ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा एंड हो जाता है। तो ये वाले चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी है। मैं एक बार लिख के बता रही हूँ यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा। 10 मई को फंक्शन हुआ था, ठीक है। कौन सी बिल्डिंग में हुआ था ये याद रखना। कंपनी किसने करा था? उनकी डॉटर ने, ज़ेनानी ने। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बने, सेकंड कौन बने, याद रखा। उसके बाद में मिलिट्री के प्रदर्शन के अंदर क्या क्या हुआ था? 3 पॉइंट हेलीकॉप्टर गए, सल्यूट हुआ, और दोनों के दोनों नेशनल एंथम। देन आपको करेज का मीनिंग याद रखना है। करेज का मीनिंग उन्होंने क्या है? जिसको डर नहीं लगता वो नहीं होता करेज, जो डर के ऊपर जीत पा लेता है वो होता है करेजियस। फिर उन्होंने फ्रीडम का मीनिंग बताया, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उनके लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या था। लास्ट में उनकी जो 2 ऑब्लिगेशंस उन्होंने बताई हमने वो पढ़ी, ठीक है। एंड बिल्कुल लास्ट में उन्होंने बताया ऑपरेसर के बारे में, यानी कि जो अत्याचारी है। वो कह रहे हैं अत्याचारी को भी आज़ादी तब मिलेगी जब उसके मन में से नफरत हटेगी। जब तक तुम नफरत भर के बैठे रहोगे अपने मन में तो तुम भी खुश नहीं रहोगे। ये 4 पॉइंट का ये पूरा चैप्टर है, इसको कंफ्यूजिंग मत करो। पूरा नोट्स मैंने लगा दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से एक बार रिवाइज कर लेना। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आएंगे वो सब आपको क्वेश्चन आंसर PDF में मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। चलो जल्दी से स्टार्ट करेंगे अब हम अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस चैप्टर के राइटर कौन है जल्दी से ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ और हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं।
वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ओके, तो ये चैप्टर में क्या पढ़ना है, देखो इस चैप्टर में हम एक सीगल बर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीगल बर्ड ये होती है जो है ना सी के पास में रहता है। अब ये जो सीगल बर्ड है ये एक छोटा सा बर्ड है और इसका पूरा परिवार हैगा, ठीक है। अब इसके साथ दिक्कत क्या होती है, इसका जो पर है वो अच्छे खासे पर है, बट इसे उड़ने से डर लगता है। ये ना एक ऐसी चट्टान पे रहता है, ये बनी हुई है देखो, ये चट्टान पे रहता है ऐसी सी। तो जब ये यहाँ तक पहुँचता है तो इसे ना कूदने में डर लगता है, इसे लगता है भाई मैं पानी में गिर जाऊंगा, मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। इवन दो इसके सारे जो भाई बहन है, इससे जो छोटे भी है बड़े भी है, वो सब ने उड़ना शुरू कर दिया, ये भाई साहब बहुत डरता है, ठीक है। अब ये इतना डर रहा होता है कि ये उड़ता ही नहीं है और अपनी फैमिली इसे लाके खाना खिलाती है। अभी तक मछली पकड़ी, मम्मी ने खिला दी, भाई ने खिला दी, इसने खिला दी, उसने खिला दी। अब एक दिन इसके मम्मी पापा को भाई बहनों को गुस्सा आता है, कहते हैं उड़ वरना तुझे हम भूखा मार देंगे बेटा, बैठा रहा यहीं पे चट्टान के ऊपर, हम तो उड़ के खा लेंगे, ठीक है। तो अब एक दिन पूरा हो चुका है, एक दिन इसको ना मम्मी पापा ने लाइन पे लाना शुरू कर दिया, इसको कह दिया यहीं पड़ा रहे तू, हम नहीं आ रहे तुझे खाना खिलाने के लिए। अब ये यहाँ बैठा हुआ है, देख रहा है पूरा दिन, मुझको सब लोग उड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं मजे से, इसे कोई खाना नहीं देता। अब रात अगले दिन एक दिन ये ऐसे ही बैठा रहता है, अगले दिन ये करना शुरू करता है ड्रामेबाजी, मम्मी को थोड़ा सा इमोशनल करता है, आगे यूँ खड़ा हो जाता है, एक पैर अंदर करके ना बर्ड जैसे सोती हैं, ऐसे एक्टिंग करके ऐसे सोना सा एक्टिंग करता है, कभी आवाज़ लगाता है कि मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। बट देन ये देखता है इसकी मम्मी ना वो खा रही होती है मछली बैठ के, तो कहता है मम्मी प्लीज़ मछली दे दो, मछली दे दो। अब मम्मी क्या करती है इसकी, फिर इसको ना मम्मी मछली लेके इसके तरफ आना स्टार्ट कर देती है। अब इनके यहाँ पे सीन क्या था, ये देखो, ये इस चट्टान पे था और इस चट्टान के सामने एक प्लेट्यू था। प्लेट्यू क्या होता है पता है ना, ज्योग्राफी पढ़ी है दोनों भाई। प्लेट्यू यानी कि वो जो एक पत्थरी इलाका होता है वो पूरा एक प्लेट्यू था। इस प्लेट्यू पे इसकी मम्मी थी, ये था। मम्मी यहाँ बैठ के खा रही थी मछली, कहता मम्मी खाना दे दो, खाना दे दो। तो मम्मी मछली लेके उड़ के आ जाती हैं इसके सामने, बट लाकर इसको नहीं देती है, यहाँ बीच में हवा में रुक जाती हैं। अब ये खाने को देख के पागल हो जाता है और इससे रुका नहीं जाता, तो ये जो है इससे छलांग मार देता है और फिर ये जो है जैसे ही छलांग मारता है बाहर आ गया और फिर ये देखता है नहीं, इससे डर जाता है, बट फिर पैर को फ्लैप करता है तो उड़ जाता है। तभी चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्यों नहीं उड़ा था, इसे डर लग रहा था ना, तो जब वो खाने की भूख में ऐसा पागल सा हुआ तो इसने छलांग मार ली। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो डर होते हैं ना, जैसे बच्चों को साइकिल चलाने से डर लगता है, कभी घर वाले स्कूटर हटा देते हैं, अपने आप चलाने लगते हैं, तो आज आप देखोगे कि ये बच्चे का डर इसकी मम्मी ने ट्रिक से कैसे खत्म करा। ओके, तो समझ में आ गया सिंपल, इसको उड़ेगा कैसे ये पढ़ना है गाइस हमने। अब मैं इसकी लाइन्स बता देती हूँ तुम्हारे को कि क्या है चैप्टर में, लाइन्स वाइन्स कैसे बनी हुई हैं, ठीक है। तो अ यंग सीगल वॉज अलोन ऑन अ लेज। लेज क्या होती है, जो चट्टान से इस पर अकेले रहता था। अकेला क्यों था, क्योंकि भाई बहन तो सब उड़ रहे थे, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। यू नो दैट उसके जो भाई है, उसकी जो बहन है, वो सब उड़ चुके थे, ठीक है, इधर उधर घूम रहे थे और इसको ये लगता था कि इसके पर इसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इवन तो इसकी बहन जिसके से छोटे छोटे पर थे वो भी उड़ गए थे, बट ये हमारा नहीं उड़ पा रहा था। इसके पेरेंट्स इसे स्कोल्ड करते हैं, पता है तो मैं बता चुकी हूँ, एनकरेज भी करते हैं, कहते देखो तेरे छोटे भाई बहन सब उड़ रहे हैं। इसके भाई ने एक मछली भी पकड़ी थी, उससे दिखाते हैं देखो भाई सब उड़ रहे हैं, तू भी उड़ जा। बट भाई साहब ये डर रहा था। फिर थोड़ी टॉन्टबाजी मजाक भी उड़ा लेते हैं इसका, ये तब भी डर रहा था। द सीगल हैड नॉट ईटेन एनीथिंग फॉर 24 आवर्स। एक दिन तक इसे भूखा रखते हैं और ये आ जाता भाई साहब लाइन पे। एंड वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, और ये बहुत ही हंग्री था। ही सॉ हिज फैमिली ऑन द ऑपोजिट क्लिफ एंजॉइंग देमसेल्फ। अब ये इस चट्टान पे था, इसके भाई बहन दूसरी चट्टान पे सामने वाले पे बैठे हुए थे, देखता है वो तो एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। तो फिर ये वहाँ थोड़ा मेलोड्रामा करता है जो मैंने तुम्हें बता दिया। हिज मदर एट अ फिश इन फ्रंट ऑफ हिम मेकिंग हिम इवन हंग्रियर। तो वो जो उसकी मम्मी ने उसके सामने फिश खाई थी वो जान के ही खाती जिससे इसे और ज़्यादा भूख लगेगी, ठीक है। और ये आवाज़ लगाता है मम्मी को। मदर पिक्ड अप द पीस ऑफ फिश एंड फ्लू टूवर्ड्स हिम। तो ये आंटी ना बीच में रुक जाती हैं हवा में और ये बच्चा चट्टान पे, मम्मी बीच में, तो ये कूद जाता है, ठीक है। शी स्टॉप जस्ट शॉर्ट ऑफ द लेज। शॉर्ट ऑफ द लेज मतलब लेज से थोड़ी दूरी पे ये आंटी रुक जाती हैं। होल्डिंग द फिश आउट ऑफ हिज रीच। तो भाई उसे फिश दिख रही है बट उसके रीच में नहीं थी। मैडेंड बाय हंगर। इस चैप्टर में ये लाइन लिख देना, तुम्हें एग्जामिनर फुल नंबर देंगे। मैडेंड बाय हंगर, हंगर से भूख से गाइस ये हो गया पागल। द सीगल डाइव्ड एट द फिश। डाइव मार देता है, फिर ये कूद जाता है, छलांग मार देता है। एज ही जम्प्ड ही फेल इनटू द एयर। अब जैसे ये जंप करता है तो ये हवा में आ जाता है और इसे डर लगता है, टेरिफाइड, डर लगता है कि भाई अब मैं गिरूंगा गिरूंगा गिरूंगा। बट सून ही स्टार्टेड फ्लैपिंग हिज विंग। और जैसे ही अपने विंग को फ्लैप करते तो इसे लगता है अरे मेरी बॉडी तो उड़ने लग गई, और फिर ये मज़े से उड़ना शुरू कर देता है। अब जब ये उड़ता है तो इसके मम्मी भी आ जाती है इसे, इसके इधर से भाई बहन आ जाते हैं चीची चीची करते हुए, पापा भी आ जाते हैं एंड पूरी फैमिली बहुत खुश होती है कि भैया बच्चा उड़ना सीख गया है। दे शोड हिम हाउ टू फ्लाई हाई।
फिर वो उसे सिखाते हैं, चला बेटा ऊपर तक उड़ के दिखाते हैं तेरे को, जैसे तुम साइकिल चलाना सीखो तो फिर जाते हो ना इधर उधर गलियों में घुमाने के लिए, वैसे ही कहते हैं चल ऊपर ऐसे चल, कर्व लेना सिखाते हैं उसको। और फिर वो जाके ना सी के ऊपर बैठ जाते हैं सारे घर वाले, तो जाके समुद्र में बैठ जाते हैं। अब वो उसे कहते हैं आजा आजा हम यहाँ पे फिश खाएंगे, तू भी बैठ जाके। अब इसे दोबारा डर लग जाता है जब ये सी पे बैठ रहा होता है, क्यों? क्योंकि इसे लगता है भाई मैं डूब जाऊंगा, इसे नहीं पता ये फ्लोट करेगा। बट क्योंकि ये एक पहली बारी में उड़ के थक चुका होता है, तो ये धीरे 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 आके नीचे बैठता है। जैसे ये सी के ऊपर बैठता है, देख रहे हो ना डर सा रहा है हल्का सा, इसे डर लगता है। बट जब ये बैठता है तो ये फ्लोट करता है और फिर खुश हो जाता है, अरे वाह मैं तो फ्लोट करूंगा। फिर इसके घर वाले इसे डॉग फिश के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते हैं, पार्टी करते हैं। चैप्टर कंप्लीट गाइस, चलो जल्दी से अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अभी ये जो इससे अगला चैप्टर है, ये हिज फर्स्ट फ्लाइट वाले का ही एक पार्ट 2 है। इसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। इसके राइटर का नाम भी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लगाइए, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर दीजिए। ओके, अब इस चैप्टर में के जो पायलट है, ठीक है, एरोप्लेन नाम है तो भाई पायलट तो होंगे जरूर कोई। ये है खतरनाक भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा जिगरे वाले इंसान हैं और टेढ़ी बुद्धि के हैं, तुम ये कह सकते हो। होता क्या है इनके साथ में, ये है पेरिस के अंदर, सॉरी ये पेरिस में है। इनके पास अपना एक प्लेन है, इनके प्लेन का नाम है डेकोटा DS-088। जल्दी से कमेंट करो इस नाम को, क्योंकि ये नाम आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। इनके प्लेन का नाम क्या था? ये पुराना सा एक एरोप्लेन का मॉडल है, बिल्कुल ही बोरिंग सा, ठीक है, मतलब इनका बेकार हो चुका है प्लेन। ये बोरिंग नहीं है, प्लेन तो बढ़िया ही है, बट बहुत ये इतनी अच्छी हालत में नहीं है। क्या नाम है? डेकोटा DS-088। लिखो जल्दी से। इनके पास अपना ये प्लेन है, ये एक पायलट है बहुत अच्छे से। अब इन्हें मिली थी छुट्टी, तो अब इन्हें पेरिस से इंग्लैंड जाना था फ्लाई करके। रात के 1-1:30 बज रहे थे, तो ये सोचते अरे वाह सुबह तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, इंग्लैंड जाऊंगा और घर वालों के साथ बैठ के अपना एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। ये अपना एरोप्लेन लेके जा रहे होते हैं। अब जैसे ही ये पेरिस से कुछ किलोमीटर आगे निकल जाते हैं, सामने एक घना सा तूफान आ जाता है। अब तूफान के अंदर तुम प्लेन लेके तो जाओगे नहीं, ऑब्वियस बात है, बट इतना सामने तूफान आने के बाद भी इनका मन करता है कि यार मैं ना अपने ब्रेकफास्ट पे गिव अप नहीं कर सकता हूँ भाई, मुझे घर जाके खाने अंडे ब्रेड, वो जो मेरी वाइफ बनाएगी मेरे लिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट वाले, तो क्या करूँ, चल कोई नहीं ना, स्टॉर्म ही तो है, चला जाता हूँ। तो इन्होंने अपने इतना भुक्कड़ थे ये, तो ये कहते हैं नहीं भाई मुझे तो खाना खाना है। फैमिली से मिलने के लिए नहीं गए, तो खाना खाने के लिए गए, तो याद रखना। तो ये जो है कि सोचता है कोई नहीं, स्टॉर्म ही तो है, मैं पार कर लूँगा। ये चले जाते हैं उस तूफान के अंदर। अब तूफान में जाते हो तो भाई ऐसा थोड़ी है तुम ऐसे ही पार कर लोगे तूफान को। वहाँ जाते हैं तो बहुत डर लगता है, एकदम से पूरा प्लेन हिलने लगता है, कंपास डेड हो जाता है। ये गोल 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 सारे के सारे सुइयाँ घूम रही होती है। वो जितने भी इक्विपमेंट्स थे उसके कंट्रोल रूम में कॉल करते हैं, हेलो हेलो हेलो, कोई जवाब नहीं आता जी, और हो जाते हैं परेशान। अब मैं क्या करूँ, तुमने मूवीज़ देखी है ना, वो प्लेन क्रैश होने वाली हालत में होता है बिल्कुल इनका। इतने में ही जब ये डर जाते हैं अब मैं क्या करूँ, तो क्या होता है, एक एरोप्लेन इनके सामने आ जाता है। जो तुम्हारा चैप्टर का नाम है ना, वही वाला एरोप्लेन। पता नहीं कहाँ से काले से रंग का एरोप्लेन इनके सामने आ जाता है। अब वैसे पता नहीं इन्हें काले अंधेरे स्टॉर्म के अंदर ब्लैक एरोप्लेन विजिबल भी कैसे था, क्योंकि उसके ऊपर एक लाइट भी नहीं लगी हुई थी। तो ये देखते हो उसकी, अरे नहीं यार सच्ची में है कोई। तो वो जो काला वाला एरोप्लेन था, उसका जो पायलट था, इन्हें कहता है चलो चलो मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें स्टॉर्म से बाहर निकालता हूँ। और वो इन्हें स्टॉर्म में से बाहर निकाल के गायब हो जाता है। ये सिंपल सा चैप्टर है, चलो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। समझ गए ना? वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता रही हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए क्या है चैप्टर। अब चलो डिटेल में पढ़ते हैं। तो नरेटर जो है हमारे पेरिस टू इंग्लैंड जा रहे थे। द नरेटर इज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस हेडिंग बैक टू इंग्लैंड। ठीक है जी। इट्स अ क्लियर नाइट। अब जिस समय ये पेरिस के ऊपर थे गाइस, उस समय कोई तूफान के अंदाजे नहीं थे, बिल्कुल क्लियर नाइट सी, तारे चमचमा रहे थे, कोई भी बादल का दाना नहीं था आसमान के अंदर, बहुत ही पीसफुल सा माहौल था। और उनके नीचे उन्हें कंट्री साइड यानी कि जो लोग थे वो सोए हुए थे, साढ़े 1-1:30 बज रहे थे, देख रहे थे। नरेटर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई छुट्टी है, घर जाऊंगा, फैमिली से मिलूंगा और जाके जो है टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगा। अब नरेटर जो है कांटेक्ट करते हैं नीचे पेरिस के कंट्रोल रूम को और पूछते हैं भाई डायरेक्शन बताओ। ठीक है, ये जाके वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं, हेलो पेरिस कंट्रोल रूम, डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड कहते हैं। वहाँ पेरिस कंट्रोल रूम से रिस्पॉन्ड आता है, हाँ जी हम आपको सुन सकते हैं, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लो। कमेंट सेक्शन में लिखो 12 डिग्री वेस्ट जल्दी से। इस डायरेक्शन में जब वो मोड़ते तो वो इंग्लैंड के रास्ते पे पहुंच जाते हैं। ये मोड़ लेते हैं। अब ये अपने पूरे एरोप्लेन को चेक करते हैं। देखो अब ये फ्लाई करने वाले थे ना बिल्कुल इंग्लैंड की तरफ, सब कुछ चेक करते हैं, मैप को चेक करते हैं गाइस। ये है डिटेल, ये नहीं खाली समरी पढ़ के सब कुछ हो जाएगा, ये डिटेल्स को पढ़ना पड़ेगा कैसे वो तैयार करते हैं। नरेटर चेक हिज मैप, कंपस, स्विच टू हिज सेकेंड फ्यूल टैंक। अब इनके जो प्लेन था उसमें से दूसरा ही फ्यूल टैंक बचा हुआ था। टर्न्स 12 डिग्री वेस्ट टू इंग्लैंड, और फिर टर्न कर लेते हैं अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड को, और सोच रहे होते हैं अपने बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में और उससे एंजॉय करने के बारे में।
अब जब ये 150 किलोमीटर दूर निकल गए थे पेरिस से, तभी इनको वो जो स्टॉर्म था वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब ये जो स्टॉर्म था, ना ही ये इसके ऊपर से जा सकते थे, ना ही इसके नीचे से जा सकते थे। एक ही ऑप्शन था, या तो वापस मुड़ जाओ या इसके अंदर चले जाओ। तो ही कंसिडर्ड टर्निंग बैक टू पेरिस। सोचता है पहले एक बारी को ये कि भाई मैं वापस चले जाऊँ, बट देन नहीं भाई, मुझे तो बढ़िया खाना खाना है। ये चले जाते हैं स्टॉर्म के अंदर। जैसे ही ये प्लेन एंटर करते हैं स्टॉर्म के अंदर, तो वहाँ पे जो इनका ओल्ड डेक होता है वो शेक करने लगता है, यानी कि वो बिल्कुल उसमें टर्बुलेंस आ जाती है। ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो बिल्कुल ख़राब से हो जाते हैं। देखो गाइस, कंपस गोल 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 घूमने लगता है अनकंट्रोल, सारे इंस्ट्रूमेंट रुक जाते हैं, रेडियो डेड हो जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और वो बिना किसी कंपस के साथ, बिना रेडियो और के बिना किसी आइडिया के कि वो कहाँ पे है पूरी दुनिया में, वो वहाँ पे खो जाते हैं। सडनली वहाँ पे एक मिस्टीरियस एरोप्लेन आ जाता है। नरेटर सीज अ ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम। एक एरोप्लेन आ जाता है इनके बराबर में, उस पर कोई लाइट वाइट नहीं थी, मैं आपको बता चुकी हूँ। और वो उन्हें कहता है मेरे को फॉलो करो। द मिस्टीरियन प्लेन स्लोली टर्न टू द नॉर्थ एंड द नरेटर फॉलोज। नॉर्थ मतलब उनके आगे चला जाता है, और जैसे तुम किसी का पीछा करते हो वैसे हमारे नरेटर इसका पीछा कर रहे होते हैं ब्लैक एरोप्लेन का। जब आधा घंटा हो गया था इनको उसे फॉलो कर, तो आधे घंटे तक ये उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो ही करते रहे। तो तब इन्हें क्या दिखता है कि अरे मेरा तो फ्यूल खत्म होने वाला है। अब ये दोबारा क्रैश हो सकता था इनका प्लेन, क्योंकि ये लैंड पोजीशन में नहीं थे और भाई इनका फ्यूल खत्म होने वाला था। ये इतने टेंशन में आते हैं कि इतने में ही क्या होता है, जो वो एरोप्लेन था ब्लैक वाला, वो नीचे की तरफ जाने लगता है, लैंड कराने लगता है अपने प्लेन को। तो ये भी पीछे पीछे लैंड कराते हैं, और इतने में ही इन्हें अपने सामने 2 एयर स्ट्रिप्स दिख जाती है। रनवे की जो लाइट्स होती है ना रात को चमकती हुई, वो इन्हें दिखाई दे जाती है। द नरेटर ब्रेक्स थ्रू द क्लाउड्स एंड सी द रनवे विद लाइट्स। उनको दिख जाता है एयर स्ट्रिप है। ही रियलाइजेस कि वो किसी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और सेफ है। वो अपने प्लेन को लैंड करा देते हैं, और जब लैंड करा के डकोटा में से उतरते हैं तो उन्हें लगता है कि यार वो कहाँ है ब्लैक एरोप्लेन। इन्हें लगा था पहले इसने लैंड करा लिया प्लेन को, मैं कराता हूँ। बट जब वो प्लेन को देखते हैं उसको, तो उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर वो वहाँ पे जो कंट्रोल रूम था वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे जो स्टाफ था उनसे पूछते हैं लेडी से कि मैम वो जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन जो ऊपर मेरे साथ में एक और एरोप्लेन था, रेडार पे चेक करके बताओ वो कहाँ गया। तो वो कहती है सर कोई नहीं था आपके अलावा वहाँ, रेडार पे तो हमें आप ही दिख रहे थे अकेले स्टॉर्म में घूमते हुए। तो ये बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कंट्रोल रूम में से बाहर आते हैं और एक क्वेश्चन के साथ रह जाते हैं कि भाई कौन था वो जिसने मुझे इस तूफान से बाहर निकाला था। नरेटर इज कंफ्यूज एंड पजल वंडरिंग हु द मिस्टीरियस बाय। वो सोचते भाई कौन था जिसने मेरी मदद करी। ही क्वेश्चंस हाउ द पायलट गाइडेड हिम। क्वेश्चन करते हैं भाई उसने मुझे कैसे गाइड करा। सिंपल। अब ये जो मिस्ट्री थी ये अनसॉल्व रही है कि कौन सी चमत्कारी शक्ति थी जिसने आके हमारे पायलट की मदद करी थी। हो गया चैप्टर कंप्लीट। चलिए जल्दी से अगला चैप्टर पढ़ते हैं। ओके, तो ये इसके काफ़ी शॉर्ट से नोट्स मैंने बता रखे हैं, ये देख रहे हो, यही तुम्हें मेरे PDF में मिल जाएंगे। वो मैंने 10 लाइन में पढ़ा है, ये 5 लाइन में 6 लाइन में पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो आप जाके नोट्स में से रिवीजन कर लेना, उसको फोटोकॉपी करा लेना, रख लेना। अब जल्दी से पढ़ते हैं अगला चैप्टर। कौन सा है अगला चैप्टर? नाम क्या अगले चैप्टर का बताओ? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ओके चलो इसे शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो चलो शुरू करते हैं अगला चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इस चैप्टर के राइटर कौन है ये भी कमेंट कर दो जल्दी से, और मैं तुम्हें ये चैप्टर पढ़ा देती हूँ। अब एन फ्रैंक कौन है ये जानना बहुत जरूरी है ये चैप्टर पढ़ने से। किस किस को पता है एन फ्रैंक कौन है ऑलरेडी, तो वो मुझे बता दो, ठीक है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। एन फ्रैंक ये है हमारी प्यारी सी एन फ्रैंक। अगर तुम्हें याद हो कि 9th में तुमने चैप्टर पढ़ रखा है जहाँ पे आपने हिटलर के किए गए अत्याचारों के बारे में पढ़ा था कि हिटलर कैसे ज्यूस के ऊपर अत्याचार करता था, उनके साथ जो है कितना बुरा व्यवहार करता था, और कैसे उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाके गैस चैम्बर में मार दिया करता था। किनके साथ वो करता था ऐसा? ज्यूस के साथ। तो ये जो हमारी एन फ्रैंक है ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है गाइस, ये असली की एक बच्ची है, हमारी तुम्हारी जैसी एक बच्ची है। बट ये कौन थी? ये जूइश थी। ये कहाँ रहती थी? ये जर्मनी में ही रहा पैदा हुई थी, यहीं बड़ी हो रही थी। बट यहाँ पे जब हिटलर आके जो है लोगों को ज्यूस को मारना शुरू करता है, तो इनके पापा क्या करते हैं, इन्हें लेकर शिफ्ट हो जाते हैं एम्स्टर्डम के अंदर। और पता चलता थोड़े समय बाद वहाँ भी ये हिटलर आके यही सब करने लगता है। तो एन फ्रैंक जो है बचपन से ये सब तो झेल ही रही थी, बट स्टिल इनकी लाइफ में ये एक चीज़ करती हैं। वो क्या था कि इनके बर्थडे पे इनके पापा जो है इनको एक डायरी गिफ्ट करते हैं। छोटी सी डायरी होती है रेड कलर की, चेक सा बना होता है उसके ऊपर, देख लो
फोटो लगाऊंगी तो देखना, भूल गए तो छोड़ दो, ठीक है। उस डायरी को जो है ना ये लिखना शुरू करती हैं। तो आज आपको इस चैप्टर में बढ़ाया गया है कि एन अपनी डायरी में क्या लिखती है। अब अगर तुम पूरी नॉवल लिखोगे तो आपको थोड़ी इमोशनल बातें और जो अत्याचार उन पे होते हैं वो सब पता चलेगा, बट ये चैप्टर में एन की लाइफ के खुशी के पल हम देखने वाले हैं कि एन फ्रैंक असलियत में थी कैसे। तो अब इन्होंने ना ये डायरी लिखी थी। अब ये डायरी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलर नॉवेल्स में से एक है। क्यों है? क्योंकि एन ने जो इस डायरी में लिखा था उसमें सब हिटलर ने जो अत्याचार करे ये सब वो सब भी बता रखा था। और एक 13 साल की बच्ची थी ये तब जब इन्होंने ये डायरी लिखी, और आज के समय पे ये वर्ल्ड की बेस्ट नॉवल है। भाई इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा था। ओरिजिनली में डच में लिखी गई थी, बाद में हर लैंग्वेज में इनकी ये डायरी ट्रांसलेट हुई। तो आज आपको बताया गया चैप्टर में कि कैसे इन्होंने डायरी लिखना शुरू करा था, ठीक है। तो चलो एन की डायरी को आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो एन ने लिखा हुआ है जो वो हम पढ़ते हैं। तो जब एन ने डायरी लिखना शुरू करा था, वैसे मैंने एनी बोलती हूँ, ठीक है। तो नाम इनका एन है, ANNE एन प्रोनाउंसिएशन, बट एनी बोलना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एनी या एन, ठीक है। तो मैं एनी बोल रही हूँ, ठीक है। तो एनी ने डायरी लिखना शुरू करा था कब? जब वो सिर्फ और सिर्फ आप मान लो जो इनको गिफ्ट मिली थी 13 साल की थी और इन्होंने डायरी लिखना शुरू करा। तो कह रही जब मैंने डायरी लिखना शुरू करा एनी ने तो उन्हें काफ़ी अजीब लग रहा था। कह रही मैं लिखने से पहले सोच रही थी कि यार कौन ही मेरी इस डायरी को पढ़ पाएगा, ठीक है, किसको इंटरेस्ट होगा 13 साल की बच्ची क्या कर रही है ये जानने में। बट देखो हुआ क्या, 13 साल की बच्ची ने जो लिखा उसे पूरी दुनिया ने आज पढ़ लिया है। अब वो जो है कहती है मैंने डायरी लिखना इसलिए शुरू करा है क्योंकि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो एनी डायरी लिखना इसलिए शुरू करती है क्योंकि उन्हें लगता था देखो कि उनके ना कोई रियल फ्रेंड्स नहीं है। उनके साथ क्या था, कह रही मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं इसको भी अपना दोस्त कह सकती हूँ, उसको भी अपना दोस्त कह सकती हूँ, बट रियलिटी में मैं किसी को अपनी मन की अच्छी बात बता दूँ, असलियत में जो मैं सोचूँ वो नहीं था। हमारे साथ भी ऐसा होता है, दोस्त बहुत है बट मन की सच्चाई सबको नहीं बता सकते हम, हमें लगता है यार ये हमें जज करेगा। तो सेम गोज़ ऑन विद एन, जैसे हम एक टीनेजर है, इन्होंने भी यही फेस करा। कह रही कहने को तो इतनी अच्छी मेरी फैमिली है, बहन है, मासियाँ हैं, अंकल हैं, सब है, मम्मी है, पापा है, 30 दोस्त हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ, बट स्टिल एक सच्चा दोस्त मेरे पास नहीं है जिसको मैं सब कुछ बता दूं। तो फिर वो रेड वाली डायरी जो इनकी थी उसको कहती हैं आज से तुम मेरी सच्ची दोस्त बनोगी। और वो उस डायरी का एक नाम भी रख देती है। क्या नाम रखती है उस डायरी का? नाम रखती है किटी, KITTY, किटी। और उस डायरी को ये लिखना शुरू कर देती है। तो यहाँ इस वाले टॉपिक में से आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। वो ऐसा क्यों कहती हैं, इस पर क्वेश्चन बन के आएगा। क्योंकि उनको लगता था कि उनके जो मन की असली बात है वो अपनी किसी दोस्त को नहीं बता सकती हैं, बट पेपर में वो विश्वास कर सकती है। वो तो इधर उधर बात को नहीं करेगा और ना ही वो उन्हें जज करेगा, ठीक है। तो अब जब वो अपनी डायरी लिखना शुरू करती है, किटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती हैं। तो सबसे पहले किटी को अपनी डायरी को अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं, डायरेक्टली लिखना नहीं शुरू करती। अब तुम्हारा दोस्त बनेगा तो पहले उसे बताओगे ना, मम्मी मेरी जो है यहाँ की रहने वाली थी, पापा यहाँ के रहने वाले थे, ऐसे वो लोग मिले थे, ऐसी शादी हुई थी, फिर मेरा भाई हुआ, फिर मेरी बहन हुई थी, फिर मैं पैदा हुई, फिर ये हुआ। मैं वो स्कूल बहन में ना जब किंडरगार्टन मेरा यहाँ था, जैसे तुम अपने दोस्तों को बताती हो जब फ्रेंड बनते हैं, तो वैसे ही अपनी किटी को बताती हैं। ओके, तो यहाँ अब इनकी अर्ली लाइफ वो बताती है। कहती है मेरे पापा का नाम है ऑटो फ्रैंक, उनकी मेरी मम्मी से शादी हुई थी जब वो 36 के थे, मम्मी थी 25 की। फिर मेरी बहन पैदा होती है 1926 में, उसका नाम हमने रख दिया मार्गॉट, ठीक है। फिर मैं पैदा हो गई एंड मैं पैदा हुई थी 12 जून 1929 को, और तब हम सब लोग रहा करते थे फ्रैंकफर्ट शहर में, वो भी जर्मनी के। अब वहाँ पे हिटलर भाई साहब आके ज्यूज पे अत्याचार करना शुरू करते हैं। तो मेरे पापा सोचते हैं हम इस कंट्री को छोड़ के भाग जाते हैं, और हम भाग जाते हैं भैया हॉलैंड। वो कहाँ है? एम्स्टरडैम के अंदर है। तो इनके पापा हॉलैंड भाग जाते हैं, मतलब वहाँ बिजनेस जाके सेटल करते हैं अपने मसालों का बढ़िया सा। 1933 में अंकल जी चले जाते हैं। फिर आंटी जो है यानी कि हमारी एनी की मम्मी ईडिथ, वो सितंबर में जाती है। अब बच्चे कहाँ थे भैया? बच्चे कहाँ थे? तो मम्मी पापा चले गए तो बच्चे संभाल रही थी दादी जी आचेन के अंदर। आचेन कहाँ है? आचेन भी जर्मनी का एक शहर है। इतने क्वेश्चन आएंगे नहीं बट मैं एक एक लाइन बता रही हूँ फिर भी, ठीक है। अब वो कहते हैं फिर मेरी बहन चली गई दिसंबर में, ठीक है, और मैं फाइनली फरवरी 1934 में एम्स्टरडैम हॉलैंड पहुँच जाती हूँ। और वहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल के अंदर अंटिल द एज ऑफ 6। तो 6th क्लास तक ये मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ रही थी। अब इनकी जो 6th क्लास की टीचर थी उनका नाम था मिसेस क्यूपेरिस। और जब वो 6th क्लास इनकी खत्म होती है और इन्हें टीचर को बाय बाय करना होता है तो कह रही मुझे उनको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उन्हें अपनी उस टीचर से बहुत प्यार था। अब वो बताती है 1941 में मेरी दादी बहुत बीमार हो गई थी, वहीं रहती थी हॉलैंड में इनके साथ में, और जनवरी 1942 में दादी जी का डेथ हो जाता है, ठीक है। और फिर अगला जब मेरा बर्थडे आता है 1942 में,
ठीक है। उस बर्थडे पे मैंने अपनी दादी के लिए कैंडल भी लगाई थी। मैं लोगों को नहीं बताती हूँ, बट मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ। तो ये सब उन्होंने अपनी जो, और उन्हें याद भी करती हूँ, अपनी डायरी को बता दिया। ठीक है, सिंपल। अब आते हम करंट इवेंट पे। अब एन ने जो है एक और डेट की अपनी डायरी में लिख रखा है दिन अपने स्कूल का। क्या लिख रखा है देखो, इनके स्कूल के अंदर जो है बच्चों का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था कि कौन अगली क्लास में पास होके जाएगा और कौन फेल होके ठहर जाएगा। ठीक है, तो कह रही उस दिन पे मैं और मेरी फ्रेंड जो है बैठे हुए थे सीट पे, और हमारे सामने जो लड़के थे वो अपनी शर्तें लगा रहे थे सारी पॉकेट मनी की कि तू फेल होगा या तू फेल होगा। हम उन्हें कह रहे थे चुप हो जाओ, हमें परेशान मत करो, बोर हो गए हम तुम्हारी बातें सुन के, बट वो फिर भी चुप नहीं होते। पूरी क्लास को डर लग रहा था कौन फेल होगा कौन पास होगा। अब एन का खुद का क्या लगता था, कह रही मैं बाकी हर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पास हो जाऊंगी, बट हाँ मेरे को थोड़ा सा मैथ्स में डर लग रहा है कि मैं पास होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि मेरी ना मेरे हर टीचर से बनती है। टोटल में इनके 9 टीचर्स हैं। कह रही मेरी हर टीचर से बनती है, पर जो मेरे मैथ्स वाले सर हैं ना वो मुझे बहुत डांटते रहते हैं डेली बेसिस पे। क्यों? क्योंकि एन उनकी क्लास में बैठकर डेली मारती हैं गप्पे। ठीक है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा मैथ्स के लिए डर रही थी। ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि उनकी जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा एंशियस है कि कौन आगे पास होगा कौन नहीं होगा, एंड सभी चीज़ों में कॉन्फिडेंट है एक्सेप्ट मैथ्स। क्लासमेट जो है बेट मतलब शर्तें लगा रहे हैं कौन पास होगा कौन नहीं होगा। एन और उनकी फ्रेंड उन लड़कों को कह भी नहीं है चुप हो जाओ, बट वो चुप नहीं हो रहे हैं। और उनके 9 टीचर्स है, आपको याद रखने हैं, 7 मेल है 2 वुमेन है। और मैथ्स टीचर जो हैं जिनका नाम है मिस्टर कैसिंग, कमेंट करो मिस्टर कैसिंग मैथ्स के टीचर, उनसे एन को डर लगता है थोड़ा, या पहले उनकी बनती नहीं थी, क्योंकि वो जो है बार बार एन को पनिशमेंट देते थे क्योंकि वो बहुत बातें करती थी। नो ये है चैप्टर का मेन पार्ट, यहाँ से आएंगे क्वेश्चन। तो होता क्या है, हमारी जो एन फ्रैंक है डेली बेसिस पे क्लास में बहुत बातें करती थी, गपोड़न थी बिल्कुल। तो इनके मैथ्स वाले सर कहते थे एन पढ़ाई करो, ये तब भी बात करती थी। तो एक दिन मैथ्स वाले सर ने इनको पनिशमेंट दी, और काफ़ी क्रिएटिव पनिशमेंट दी। कहा एक काम करो, कॉपी निकालो और कल तुम्हें एक एस्से लिख कर लाना है और चैटर बॉक्स पे, चैटर बॉक्स जो हर समय बोलता रहता है। तो देखो उन्होंने ऐसी ऐसी पनिशमेंट नहीं दी, हैंड्स अप कर लो ये वो का, देखो कल एस्से लिख कर लाना। तो एन कह रही मैंने लिखा, और अगले दिन जब मैं घर बैठी होमवर्क करने के बाद मैंने कहा ऐसा एस्से लिखूंगी, सर मुझे कुछ कह ही नहीं पाएंगे। तो कह रही मैंने एस्से लिख दिया और अगले दिन क्लास में जाके पढ़ा, और उस एस्से में उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि देखो सर मैं खुद को डिफेंड कर रही हूँ, कि देखो मैं बातें कर रही हूँ, तो सबसे पहला रीज़न मेरे बातें करने का है कि ये स्टूडेंट्स का ट्रेट है, बच्चे नहीं बातें करेंगे तो और कौन करेगा, तो स्टूडेंट्स तो बातें करते हैं। और दूसरा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बातें ना करूँ, बट फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बातें करने का ये जो गुण मेरे अंदर आया वो मेरी मम्मी से आया है, ये मेरा इनहेरिटेड जेनेटिक ट्रेट है। मेरी मम्मी भी बहुत बातें करती हैं, इस वजह से मैं इतनी बातें करती हूँ। और यू नो कि हम जीन्स को नहीं बदल सकते, इनहेरिटेड जो हमें चीज़ें मिली उन्हें तो हम बदल ही नहीं सकते, जो मम्मी पापा से मिला है। तो मैं इस आदत को शायद ही बदल पाऊंगी कि मैं बातें करती हूँ। तो कह रही मिस्टर कैसिंग ने मेरा ये लेसन पढ़ा और हंसने लग गए, और 2-3 दिन तक उन्होंने क्लास में मुझे कुछ नहीं कहा। फिर मैं दोबारा बातें कर रही थी तो सर ने मुझे एक और ऐसे लिखने को दे दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब इसमें ये इनकॉरिजिबल मतलब क्या हुआ, ना सुधरने वाला, चिकना घड़ा, जो जूनी रेंगती ना सर पे वैसे लोग होते हैं, कुछ भी समझा लो समझ नहीं आता। इनकॉरिजिबल मतलब ये हुआ कि ये अब भी बातें कर रही थी, तो उन्होंने कहा अब इस पे ऐसे लिखना डिफिकल्ट था। कह रही फिर भी मैंने बढ़िया सा लिखा और सर को दे दिया। 2-4 दिन तक फिर सर ने कुछ नहीं कहा। कह रही मैं फिर बातें कर रही थी, तो अब दी सर ने 3rd पनिशमेंट, और अब दी खतरनाक पनिशमेंट सर ने। अब सर ने ऐसे का एक टॉपिक दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ऐसा डिफिकल्ट सा पैसेज का टॉपिक दे दिया। तो अब एन कह रही अब मेरे सारे जेन्युइन जो आइडियाज़ थे इस वाले टॉपिक पे वो ख़त्म हो गए थे, अब तुम एक टॉपिक पे कितना लिख लोगे, बोर हो जाओगे ना। तो कह रही फिर मेरी एक फ्रेंड है साने, उसने मुझे कहा वो मेरी मदद करेगी, और अब की बार हमने डिसाइड करा कि हम ऐसे लिखेंगे पोएम की फॉर्म में। और हमने एक पोएम लिखी, और वो पोएम लिखने के बाद सर ने मुझे डांटना, बोलना क्या भूल गए सर, मुझे डांटना भी होता है। तो उन्होंने लिखी एक ह्यूमरस पोएम, ठीक है, अपनी सैन नाम की फ्रेंड की हेल्प से। उसमें उन्होंने स्टोरी बताई अबाउट डकलिंग्स, डकलिंग जो छोटे छोटे डक्स के बच्चे होते हैं ना उनकी, जिनको ना उनके फादर ने पनिश करा क्योंकि वो हर दिन क्वैक करते थे। तो उन्होंने एक ऐसी पोएम लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि एक फादर डकलिंग थे, मदर डकलिंग थी, उनके बच्चे थे डकलिंग, वो क्वैक क्वैक करते थे छोटे छोटे, तो उनके पापा ने उन्हें मार दिया, मतलब जान से ही मार दिया, ऐसे पीट पीट के वो मर गए छोटे छोटे बच्चे। और उनके पापा को गुस्सा क्या था, मार क्यों रहे थे, क्योंकि वो क्वैक करते हैं। अब भाई बच्चे क्वैक ही तो करेंगे ना, डक का बच्चा है तो वो इनडायरेक्टली सर को कहती कि यार हम स्टूडेंट्स हैं तो हम बातें तो करेंगे ही ना। तो कह रही थैंक गॉड मिस्टर कैसिंग ने जब ये पोएम पढ़ी तो उन्हें बहुत हंसी आई, और उन्होंने मेरी इस बात को जोक की तरह ही नहीं लिया, वो ऑफेंड नहीं हुए मेरी ऐसी पोएम से, और इतने खुश हो गए वो। इनफैक्ट उन्होंने मेरी ये पोएम लेकर बाकी सारे सेक्शंस में भी सुनाई कि मैंने ऐसी बढ़िया पोएम लिखी है। और उसके बाद सर ने मुझे टोकना बंद कर दिया बात करने पर।
और मैं बातें भी करती रही और जो है ऐसे ही मेरी को सर ने डांटा भी नहीं उसके बाद। आफ्टर दिस मिस्टर केसिंग स्टॉप्स पनिशिंग एन एंड बिकम्स फ्रेंडलियर। इनफैक्ट अब तो सर और भी फ्रेंडली तरीके से पूरी क्लास के साथ डील करने लग गए थे और उन्हें बातें करना अलाउ हो गया। ठीक है, तो विद दिस ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। तो ये वाले चैप्टर में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें एन फ्रैंक की लाइफ की हमने पढ़ ली हैं। ये वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर लेना जो इस बेसिस से बन सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। 5 to 6 लाइन की समरी भी PDF में अपलोडेड है, वहाँ से रिविजन हो जाएगा। ठीक है जी, तो 2 मिनट का वेट लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए? लेटर टू गॉड हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया, फर्स्ट फ्लाइट हो गया, हमारा ब्लैक एरोप्लेन हो गया, डायरी ऑफ एन फ्रैंक हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब कौन कौन सा बचा है? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया बचा है, मिजुबल ऑटर, मैडम राइट्स। बस जल्दी से इन्हें कंप्लीट करते। तुम जल्दी से एक ब्रेक लो, पानी पीकर आ जाओ। ठीक है, कॉपी ज़रूर रखो, ये सब भी लिखते रहो, ऐसे खाली नहीं बैठना है। कॉपी उठाओ गाइस, कुछ कुछ चीज़ें लिखते रहो, ये नोट्स बनाते रहो, ऐसे ब्लैंक होकर वीडियो को मत देखो। ओके, एंड गो लाइक द वीडियो अगर अभी तक नहीं करी है तो। चलो ओके गाइस, तो चलो अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है अबेका फ्रॉम गोवा। ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया उसका पार्ट 1 है। तो इसके राइटर कौन है जल्दी से कॉमेंट करो। ठीक है, नाम इनका हम बताते हैं आपको। हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। ठीक है, अब ये जो चैप्टर इसमें आपको बता रखा है गोवा के बेकर्स के बारे में। तो अगर तुम्हें पता हो तो गोवा जो है हमारा, जो गोवा स्टेट है, वहाँ पे बहुत समय तक ना पोर्चुगीज़ का रूल रहा था। जैसे इंडिया कॉलोनी थी ना ब्रिटिशर्स की, भाई साहब ये जो गोवा था ना, यहाँ गोवा कॉलोनी बना हुआ था पोर्चुगीज़ लोगों की। एंड हमें तो आज़ादी 1947 में मिल गई थी, बट गोवा को पोर्चुगीज़ से आज़ादी और भी बहुत सालों बाद मिली थी। ये मैं ईयर लिख रही हूँ यहाँ पे। इस साल में जाके गोवा लिबरेट हुआ था पोर्चुगीज़ रूल से, यानी कि पोर्चुगीज़ यहाँ रहते थे, पोर्चुगीज़ लोगों का कल्चर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। अब पोर्चुगीज़ तो चले गए, बट पोर्चुगीज़ के जाने के बाद भी जो उनके कल्चर की कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं वो अभी भी गोवा में प्रेजेंट है। आज भी जाओगे तुम, आज भी दिख जाएगी तुम्हारे को। तो वही चीज़ आपको इस चैप्टर में बता रखी है चैप्टर के राइटर ने, कि कैसे उनके ज़माने में जो है ना पोर्चुगीज़ के जो बेकर्स होते थे, उनके स्टाइल की जो ब्रेड्स होती थी वो कितनी फेमस है, और उनके जाने के बाद आज भी फेमस हैंगी। तो ये पोर्चुगीज़ लोग ना बहुत ब्रेड, जैसे हम लोग तो रोटी फुल्का खाते हैं, पराठा खाते हैं ना, आपने फॉरेन कल्चर्स में देखे लोग ब्रेड बनाते हैं। तो येस, यहाँ गोवा में भी ब्रेड मेकिंग बहुत कॉमन है। एंड गोवा के अंदर आज भी पोर्चुगीज़ तो चले गए, बट उनका जो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड होती हैं वो आज भी चलते हैं। आज भी पोर्चुगीज़ के ज़माने की बड़ी बड़ी भट्टियाँ जो हैं इन लोगों के शहरों के अंदर है, मतलब गोवा की अलग अलग जगहों पर है। और वहाँ पे बड़े ज़मानों से जो पुराने परदादा दादाओं का बिजनेस चल रहा है वो आगे के बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं। वो फ्रेश ब्रेड सुबह बनाते हैं और सब बिकती रहती है आज भी। तो इस चैप्टर में जो हमारे राइटर है वो पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि कैसे सुबह सुबह बेकर आता था अपनी ब्रेड लेके, और बेकर का क्या दिनचर्या रहता था वो इन्होंने बताया है। अब जो बेकर है उसको हम कहते हैं पैडर। 1 मार्कर में ये याद रखना, PADER, पैडर लिखो जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर। बेकर को हम कहते हैं पैडर। ठीक है, समझ गए। अब ये जो बेकर है ये जब आता था अपनी ब्रेड बेचने के लिए तो एक बैम्बू लेकर आता था अपने साथ में, और उस पर टोकरी रखी हुई थी। उस बैम्बू को ये ज़मीन पर ऐसे ऐसे मारता था, तो उसमें से उस बैम्बू को जो है ये ज़मीन पर मारता था और उसमें से झंग झंग करके म्यूजिकल साउंड आती थी। उससे पता चलता था बेकर आ गया है ब्रेड बेचने। जैसे आइसक्रीम वाले घंटी बजाते हैं ना, वैसे ही ऐसा रूटीन चलता था। सुबह आता था, दोपहर में वापस जाता था खाली टोकरी लेकर। ओके, ये उसका पूरा का पूरा रहता था। एक ड्रेस पहनता था बेकर, उसको कहते थे कबाई, KABAI। वो एक सिंगल पीस का लॉन्ग फ्रॉक होता था। बचपन में लड़कियां फ्रॉक पहनती है ना, जैसे मतलब सिंपल, तो छोटे बच्चों को आपने फ्रॉक पहने हुए देखा होगा, नी से थोड़ी सी नीचे को ऐसी फ्रॉक सी होती है, वो बेकर पहनते थे। तो ये उनकी ड्रेस हो गई। बेकर जितने भी होते थे वो काफ़ी मोटे टाजे से होते थे। भाई अपनी बेकरी खाओ पियो ऐश करो। और क्योंकि इनके यहाँ पे हर फेस्टिवल में बेकर की ज़रूरत होती थी, क्रिसमस है, मैरिज है, फंक्शन है, इनके जो है बेकर के अलग अलग ब्रेड्स को खरीदा जाता था, तो इनका बिजनेस भी अच्छा खासा था। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। ये तो मैंने 5 पॉइंट पढ़ाया ना, मतलब समझ लो पूरा चैप्टर हमारा पढ़ चुके हैं हम लोग। अब मैं डिटेल में पढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने एक एक चीज़ बता दिया। इसी में से पूरा चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। सो लेट्स सी। तो बेकर ट्रेडिशन के बारे में हमें हमारे चैप्टर में राइटर ने बताया है। ब्रेड मेकिंग स्टार्ट हुई थी पोर्चुगीज रूल के दौरान इन गोवा में और आज भी कंटिन्यू है। बेकर आर नोन एज पैडर एंड कैरी ऑन देयर फैमिली ट्रेडिशन। बेकर को क्या कहते हैं? PADER, पैडर। ओल्ड बेकिंग फर्नेसेस आर स्टिल इन यूज इन सम विलेजेस। ये बता चुकी हूँ मैं, जो मैंने तुम्हें भी हिंदी में 3 मिनट में समझा दिया है। अब हम उसे इंग्लिश की लाइन से पढ़ें। इंग्लिश की लाइन से पढ़ना क्यों ज़रूरी है गाइस? हिंदी में तुम्हें कोई भी आके बता देगा। ओके, यहाँ मुझे तुम्हें ये लाइंस तुम्हारे दिमाग में फिट करानी है। एक कॉपी लेकर आओ और ये लाइंस को लिखना शुरू कर दो। जो तुम मुझे कमेंट करके कहते हो ना दीदी हमसे आंसर नहीं बनते,
चैप्टर की स्टोरी तो पता है, तो स्टोरी पढ़ने से सब कुछ तो नहीं हो जाएगा, तुम्हें ये लाइंस को अपने दिमाग में बसाना है। तो स्टार्ट फॉर्मिंग दीज लाइंस, तुम इसको थोड़ा चेंज करके लिखो, इन्हें लिखो जल्दी जल्दी। ये वन शॉट में अपलोड ही क्यों कर रही हूँ कि एक रिदम में आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं। उठाओ कॉपी, लिखो इन लाइंस को मेरे साथ साथ में, एंड लाइक करो वीडियो को अगर अभी तक नहीं करा है तो बेकर विजिटेड होम ट्वाइस अ डे, 2 बार आता था दिन में, एक बार मॉर्निंग में ब्रेड बेचने के लिए, दूसरी बार खत्म करते हुए ब्रेड को। ही कैरिड अ बास्केट ऑन हिज हेड, बास्केट सर पे रख के लाता था और अपना अराउजल बताता था, मतलब मैं आ गया हूँ, वो बैम्बू के उस डंडे से उसको ज़मीन पे मारते हुए जिसमें से झंग झंग आवाज़ आती थी। ठीक है, अब जो बच्चे होते हैं, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। किड्स, बच्चे अलग ही पागल रहते थे बेकर के ब्रेड्स के लिए, बट जितने भी बच्चे होते थे वो जैसा ही सुबह सुबह बेकर आता था तो बिना नहाए धोए सीधा अपने बेड पे से उठते थे और बाहर चले जाते थे कि बेकर आ गया, हम ब्रेड खरीदेंगे, और ऐसे झाँकते रहते थे उसकी टोकरी के अंदर। पहले बेकर उनको डांटता था, चलो साइड हो, पहले मैं घर की मालकिन को ब्रेड दूंगा, ठीक है, और वो पहले मालकिन जो होती है उनको गुड मॉर्निंग करके ब्रेड दे देता था। अब हमारे ऑथर बताते हैं कि मुझे याद है, मैं बचपन में ना जब वो बेकर की ब्रेड की टोकरी में झाँकता था, वो खुशबू, आई रिमेंबर इट स्टिल नाउ। और फिर वो बताते हैं कि हम लोग ब्रश भी नहीं करते थे, उसका ना बेकर से हम खरीदते थे, एक मीठी मीठी ब्रेड आती थी गोल गोल, उसको खरीदते थे और बिना कोई ब्रश करे सुबह सुबह हम लोग ब्रेड खा लिया करते थे। ना ब्रेड की इंपॉर्टेंस फिर हम गोवान विलेज के अंदर पढ़ते हैं, आज भी है, पहले भी थी, कि जितने भी एसेंशियल वेडिंग है, मतलब वेडिंग तो एसेंशियली हो वही, फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन है, वहाँ पे एक स्पेशल ब्रेड बनती है जिसे कहते हैं BOL, बोल। खाइए, तुमने कभी गए हो गोवा? कौन कौन गया है गोवा भाई बताओ? खाइए वहाँ पे जाके, नेक्स्ट टाइम जाओगे तो ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। बोलिनहास नाम का एक जो है ब्रेड होती है वो, ये क्रिसमस पे, एंगेजमेंट पार्टीज पे, सब पे होते हैं। और इनके यहाँ पे जब एंगेजमेंट होती है ना लड़की की, तो मम्मी को कुछ सैंडविचेस टाइप बनाने होते हैं, उसमें भी बेकर की ब्रेड लगती है। तो ब्रेड हर एक इवेंट का एक चार्म होता है, जैसे हमारे यहाँ भैया रसगुल्ले गुलाब जामुन के बिना हमारी शादियाँ अधूरी हैं, वैसे ही इनके यहाँ ब्रेड के बिना अधूरी है। नाउ बेकर के अब कपड़ों के ऊपर डिस्कशन हमें करना है। बेकर वोर अ ट्रेडिशनल कबाई। कबाई क्या होता है? अ नी लेंथ फ्रॉक, नी लेंथ की एक फ्रॉक होती है इन द पास्ट। लेटर दे वोर शर्ट्स एंड नी लेंथ ट्राउजर। अब पहले तो बेकर कबाई पहनते थे, धीरे धीरे बेकर्स ने अपना स्टाइल थोड़ा सा बदल लिया, और गाइस बेकर्स ने क्या पहनना शुरू कर दिया? बेकर्स ने पहनना शुरू करा एक शर्ट, और शर्ट के नीचे कैपरी पहननी शुरू कर दी, वो पहननी शुरू कर दी। तो हमारे ऑथर बताते हैं कि आज भी अगर कोई हमारे गोवा में कैपरी डाल के घूम रहा होता है तो हम कहते हैं अरे ये तो पैडर की तरह कपड़े पहन के घूम रहा है। नाउ बेकिंग प्रोफेशन वॉज अ गुड वन, अच्छा खासा पैसा बेकर कमाता था। बेकर का जितना भी हिसाब होता था वो महीने के आखिरी में उसे मिलता था, रोज रोज के पैसे नहीं देने होते थे, और जितना भी हिसाब होता था वो एक दीवार पे जो है साइड में लिख लिया जाता था, आज इतनी ब्रेड ली, इतनी ब्रेड ली, इतनी ब्रेड ली। बेकर और उसकी फैमिलीज हमेशा खुशहाल दिखती थी, काफ़ी अच्छे खासे खाते पीते घर के थे, एंड जो है उनको फिजिक देख के आप कह सकते हो कि वो अच्छे खासे कमाई करते थे। अब वो कहते हैं हमारे यहाँ पे अगर हमें आज के समय बेबी या तब भी कोई प्लम्प फिजिक का दिखता था, प्लम्प फिजिक मतलब गोलू मोलू सा, प्लम्प क्या होता है? वो आलू बुखारा, गोल मटोल सा। तो वो कह रहे आज भी अगर हमें कोई गोल मटोल सा दिखता है ना तो हम उसे बेकर से कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारे उस टाइम पे सारे बेकर्स ही मोटे ताजे होते थे, जो दिखा रहा है दैट दे वर प्रॉस्परस, दे वर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। तो डिस्पाइट मॉडर्न चेंजेस आज के समय पे भी बेकर फर्नेस स्टिल इंपॉर्टेंट है गोवा के अंदर, एंड बेकर आज भी उतनी ही रिस्पेक्ट, उस जमाने में बेकर्स की पैडर आगे रिस्पेक्ट होती थी, आज भी होती है। डन जी, हो गया चैप्टर कंप्लीट। चलो इसके पार्ट 2 पे चलते हैं, घूमने चलते हैं। कूर्ज, ये चैप्टर क्या है? कूर्ज एक बड़ी सुंदर जगह है हमारे इंडिया के अंदर, ऐसा है जैसे जन्नत हो मानो। तो चलो घुमा के लाते हैं आपको कूर्ज। बी रेडी गाइस। अब कमेंट सेक्शन में अभी तक तुमने इस चैप्टर के राइटर का नाम नहीं बताया तो जल्दी से राइटर का नाम बताओ। लाइक नहीं करी वीडियो तो लाइक करो, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन लाओ और सब कुछ लिखते रहो। तो अब शुरू करते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है कूर्ज। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम एक शहर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे इंडिया के अंदर ही है, कर्नाटका में है, और इसको हम कहते हैं कूर्ज। ये जो लैंड है ये मैसूर और मंगलोर के बीच में, यानी कि जो पर्टिकुलर शहर है मैसूर और मंगलोर के बीच में है। और ये एक ऐसी जगह जिसे आप कह सकते हो कि भैया धरती पे ना आसमान से, हेवन से उतर के एक टुकड़ा आ गया है। इतनी सुंदर जगह है ये। यहाँ पे जैसे हम मसूरी जाते हैं, शिमला जाते हैं, ऊटी मनाली से अलग अलग से हिल स्टेशंस की बात करते हैं, ये बिल्कुल उनका डायमंड कह सकते हो आप, इतना सुंदर है ये, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है हमारा कूर्ज। ठीक है, अब जो कूर्ज है वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी रोलिंग हिल्स के लिए। रोलिंग हिल्स होती है
छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ नहीं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारा एरिया कूर्च का रेन फॉरेस्ट से कवर है, यानी कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। 30% एरिया, कमेंट करो जल्दी से गाइस, 30% एरिया जो हमारे कूर्च का है वहाँ पे सारा का सारा रेन फॉरेस्ट ही हैगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हर समय रेन फॉरेस्ट है तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, तो अगर तुम्हें कूर्च घूमने जाना है तो 2 महीने है, मतलब टाइम पीरियड है, उसमें जाना चाहिए, जो है सितंबर से लेके मार्च तक, यानी कि अभी जाओगे तो इट्स वेल एंड गुड। तो कमेंट करो कब कूर्च जाने का सबसे सही महीना है। सितंबर से मार्च तक टूरिस्ट जहाँ जाए और वहाँ जाके मजे करे, इतनी बारिश वहाँ पे उस समय पे नहीं होगी। जो कूर्च है वहाँ पे लार्ज कॉफ़ी एस्टेट्स हैं, वो भी ब्रिटिशर्स के ज़माने की। ब्रिटिशर्स के ज़माने में आपको पता है हमारे यहाँ प्लांटेशन हो रही है तब से ही, और कॉफ़ी को हम बेचते हैं मार्केट के अंदर, तो वो कॉफ़ी के बड़े 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 खेत हैं, आप गार्डन्स कह सकते हो कूर्च के अंदर। कूर्च की कॉफ़ी फेमस भी बहुत है। और पता है पहले ज़माने में जो ये गार्डन्स होते थे कॉफ़ी के, उसके पीछे बंगले बने हुए हैं, ब्रिटिशर्स के ज़माने की बड़े बड़े बंगले। तो इतना सुंदर सा है, अगर आप वहाँ जाओगे तो पूरी कॉफ़ी की खुशबू आपको एटमॉस्फेयर में सूंघ आ जाएगी, पूरी कॉफ़ी की खुशबू की। जो कूर्च है अगर आप उसको ड्रोन शॉट लेना चाहो उसका, तो वो इतना अच्छा से नहीं दिखेगा, क्योंकि हर तरफ कूर्च में ना बड़े बड़े पेड़ हैं, रेन फॉरेस्ट है ना, तो उन्होंने ढक रखा है पूरे कूर्च को, एक कैनोपी टाइप बना रखी है। इतना ही ब्यूटीफुल है हमारा कूर्च। कूर्च समझ में आ गया कैसा है। अब आते हैं हम पीपल ऑफ कूर्च पे और कूर्च के रहने वाले लोगों का कल्चर। तो जितने भी लोग कूर्च में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कोदावूस। ये कमेंट करो, अगर आप लोगों ने जितने कमेंट मैंने अभी तक कहे हैं ना नहीं करे तो पिटाई होने वाली है आपकी। मैंने लेटर टू गॉड से लेकर अब तक कितनी बार कहा है कमेंट करो। और गाइस ये जो मैंने कहा है ना कमेंट करो, एक बार पेपर जब देकर आओगे ना और अपने क्वेश्चन पेपर में चेक कर लेना, यही जो कमेंट करा है ना यहीं से सारे MCQ शॉर्ट लॉन्ग ये बन के आ रहा होगा आपका। जो मैं आपसे कमेंट करा रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे चैप्टर की, ठीक है। तो जो कूर्च है उसके लोगों को हम क्या कहते हैं, उसके लोगों को हम कहते हैं कोदावूस, KODAVUS, कोदावूस हम इनको कहते हैं। और जो कूर्च है उसका एक और नाम है कोदागू, KODAGU, कोदागू ये भी कहते हैं। अब जो कूर्च के लोग हैं इनसे रिलेटेड 2 बातें हैं कि ये इनका ओरिजिन यहाँ से है, ठीक है। ओरिजिन मतलब ये ओरिजिनली इनके जो पूर्वज हैं वो यहाँ से आए हुए हैं। एक कहा जाता है कि जो कूर्च के अंदर लोग रहते हैं वो अलेक्जेंडर, वो जो सिकंदर था ना जो आया था इंडिया में और दुनिया फतेह करने का जिसका सपना था, वो हमारा अलेक्जेंडर। तो कुछ लोग कहते हैं कि कूर्च का कनेक्शन ग्रीक लोगों से है, अलेक्जेंडर ग्रीक था। और कुछ लोग कहते हैं कि कूर्च वाले लोगों का कनेक्शन है अरेबिया से, ठीक है, अरब वर्ल्ड से। अब वो क्यों है दोनों हम जान लेते हैं कि भाई क्यों हम इनको कहते हैं कि इनका कनेक्शन जो है अलेक्जेंडर से भी और उससे भी है। तो अलेक्जेंडर, अगर हम सिकंदर की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जो सिकंदर है जब वो इंडिया से वापस जा रहा था तो उसकी आर्मी का एक टुकड़ा यहाँ कूर्च में ही रुक गया, ठीक है। और फिर वहाँ पे वो वापस नहीं गए अपने देश, वो यहीं रुके। फिर इन्होंने यहीं के लोकल लोगों से आपस में शादी हो गई और यही आगे चलता रहा, यही के जो है ये लोग आगे हैं। अब ये चीज़ विजिबल है इनके मैरिटल ट्रेडिशंस के अंदर, यानी कि इनके यहाँ जब शादी होती है तो उसमें जो रस्में हैं वो कहीं ना कहीं जो ऐसा हमारा इंडियन है ना उससे थोड़ी डिफरेंट है। जो इनके यहाँ की है ना ग्रीक लोगों की वैसी सी रस्में हैं इनकी शादी की, तो उससे हम कहते हैं ये एक बात है कि हाँ ये लोग अलेक्जेंडर वाले ग्रीक ओरिजिन के हैं। दूसरा कहा जाता है कि ये लोग अरब ओरिजिन के हैं। वो क्यों है अभी बताती हूँ। वो क्यों है, वो है हमारे अरब ओरिजिन के इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर ड्रेस। अब जो कूर्च के लोग हैं NCERT में फोटो दिखा रखी है, ऐसी ऐसी लॉन्ग सी ड्रेस पहनते हैं, है ना, और उस ड्रेस के ऊपर, ब्लैक ड्रेस के ऊपर वो अपनी कमर पे एक बेल्ट बांधते हैं जिसको जो है एम्ब्रॉयडरी कर रखी होती है उस बेल्ट के ऊपर। तो ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कोदावूस या फिर आप कूर्च के लोग का वो होता है एक ब्लैक कोट और उसके ऊपर एक एम्ब्रॉयडरी वाली वेस्ट बेल्ट होती है कमर पे, ठीक है। एंड इट रिजेंबल्स टू कुफिया worn by Arabs and Kurds which support the theory of Arabic descent। और वो जो बेल्ट है वो बिल्कुल ना कुफिया जैसी है जो अरब लोग, कर्डिश लोग पहनते हैं वहाँ अरेबिक वर्ल्ड के अंदर। तो इसलिए कहा जाता है कि शायद ये लोग अरब से आए हुए लोग हो और यहाँ रुक गए हो, क्योंकि अरब से भी बहुत लोग यहाँ हमारे वेस्ट कोस्ट से इंडिया आते थे, घोड़े बेचते थे आके, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है शायद ये अरेबिक लोग हो, इनकी भी कमर पे वैसी ही ड्रेस की बेल्ट है जैसे उन लोगों की है। तो ये कुफिया याद रखना, कुफिया हमारे कूर्च वाले लोगों की बेल्ट का नाम है, कुफिया अरेबिक एंड कर्डिश लोगों की जो है बेल्ट का जो है नाम है, इसी से होता है। अब जो पीपल ऑफ कूर्च है वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो कूर्च के लोग ना बहुत ही हिम्मत वाले लोग हैं, स्ट्रॉन्ग करेजियस लोग हैं। इनके जो खून है ना उसमें मतलब आप मानो कि आप एक बहुत ही ज़्यादा करेज, हिम्मत,
ताकतवर लोग हैं सारे के सारे। अब वो हमें कैसे पता है, एक प्रूफ भी हमारे पास में, जो हमारे इंडियन आर्मी के फर्स्ट जनरल भी थे, जनरल कैरियप्पा, ये कूच के ही रहने वाले थे। और कूच के लोगों पे इतना भरोसा करते हैं हमारी गवर्नमेंट कि यहाँ के लोगों को गाइस बंदूकें रखना, फायर आर्म रखना, वो भी बिना किसी लाइसेंस के अलाउड है। तो इनके ऊपर इतना ट्रस्ट करा जाता है, इनको ये स्पेशल प्रिविलेज मिली है। एंड ये जो कूच के लोग हैं, दे आर वेरी फेमस फॉर देयर वार्म हॉस्पिटैलिटी ऑल्सो। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, मेहमान नवाजी। अगर आप कूच जाओगे तो ये टूरिस्ट को कभी भी बदतमीजी से नहीं रिएक्ट करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, बहुत इज्जत करते हैं। तो दे आर वेरी फेमस फॉर देम, ठीक है। अपनी कहानियाँ सुनाते हैं ब्रेवरी की, अपने घरों में ले जाते हैं, दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया से लोग हैं कूच के। अब कूच का थोड़ा सा हम लैंडस्केप पढ़ेंगे जब घूमने गए हैं तो कूच में कावेरी रिवर बहती है, वन ऑफ साउथ इंडिया की हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर, ठीक है। आसपास में फॉरेस्ट है, इधर रिवर बह रही है। रिवर में महासीर नाम की एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश भी रहती है, जो पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ पूरा कूच का। इसमें भाई इतनी बड़ी नदी जा रही है तो बहुत बढ़िया वाइल्ड लाइफ है। रिवर के बैंक पे हर तरफ कहीं पे मंकी है तो कहीं पे किंगफिशर होता है, कहीं पे गिलहरी होती है तो कहीं पे लंगूर होता है। अब यहाँ के जितने भी लंगूर है वो पानी में फल फेंक फेंक के खेलते रहते हैं, क्योंकि जब वो फल पानी में गिरते हैं तो वो रिपल इफेक्ट होता है, उसे देख के लंगूर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। एलिफेंट्स भी आप कूच जाओगे तो आपको दिख जाएंगे, एलिफेंट उनके महूद्स जो होते हैं वो उन्हें नहला रहे होते हैं, ठीक है। अब कूच के अंदर कोई नॉर्मल आदमी भी जाके एडवेंचर स्पोर्ट वाला बन जाएगा, यानी कि वहाँ बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। ट्रैकिंग कर सकते हो आप वहाँ जाके गाइज आप जो है रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो, रैपलिंग, कैनोइंग, बोट लेके उतर जाओ पानी में, ये सब आप कर सकते हो। तो अगर आप एडवेंचर एंथुसियास्ट हो तो भी कूच बहुत बढ़िया है। एंड कूच जो है ट्रैकर्स के लिए बहुत पॉपुलर है। अब एंड करते हैं इस चैप्टर को जल्दी जल्दी। कूच का एक बहुत फेमस अट्रैक्शन है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। अगर आप इस ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर चढ़ के ट्रैक करके चले जाओ तो आपको कूच का पेनोरामिक व्यू दिखेगा, जो ड्रोन शॉट से दिखता है ना व्यू, वो दिखेगा पूरा कूच अपनी आंखों के नीचे। एंड देन कूच का एक और अट्रैक्शन है, वो है निसर्गधाम आइलैंड। कूच में एक आइलैंड भी हैगा, जो कूच से थोड़ी सी दूर पर एक रोप का ब्रिज होता है, उससे पार करके जाना होता है आपको, और वो 64 एकड़ का 64 एकड़ का एक आइलैंड आपको मिल जाएगा। अब वो जो आइलैंड है, ठीक है, वो भी एक बहुत फेमस अट्रैक्शन है कूच की। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कूच की जो है, कूच के बिल्कुल पास में है बाइलकुप। मैं अगर प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, सॉरी, बट इसकी स्पेलिंग आप ऐसे याद रखो, बाइलकुप। ये कूच के पास एक फेमस अट्रैक्शन है। क्या है गाइज, ये हमारे इंडिया की लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है। जैसे आपको पता है तिब्बत से बहुत सारे जो तिब्बतियन पीपल हैं, मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट थे, वो इंडिया आ गए थे एज ए रेफ्यूजी। तो उनकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ कूच के बाइलकुप में सेटल्ड है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज हैं। अगर आप कूच जाओ तो वहाँ जाके आप मॉन्क्स को भी देख सकते हो, उनके रेड और येलो वाले जो ऑर्चर होता है, उनका कपड़े होते हैं, वहाँ जाके आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो लास्ट 3 आपको अट्रैक्शंस याद करनी है। ब्रह्मगिरी हिल्स, वो ड्रोन शॉट मिलेगा वहाँ से। निसर्गधाम एक आइलैंड है, जो रोप ब्रिज से आप जाओगे तो आप वहाँ पहुँच सकते हो, बढ़िया सी जगह रिलैक्स करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। और बाइलकुप क्या है, जो हमारी इंडिया की लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है। ओके, बस गाइस चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। नोट्स से रिवीजन कर लेना। नोट्स लिंक पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको जो है आप डाउनलोड करो। एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हें कोई चीज़ को पे करने की जरूरत नहीं है। एंड फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी उठा के मैंने तुम्हें नोट्स पकड़ा दिया। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बढ़िया ही प्रोवाइड करूँगी। डाउनलोड करो जस्ट जो है, और लाइक कर देना वीडियो को। और हम पढ़ते हैं अब अपना अगला चैप्टर, अ टी फ्रॉम असम। ओके गाइस, तो अब पढ़ते हैं अगला चैप्टर जो है टी फ्रॉम असम। ये चैप्टर बड़ा ही प्यारा सा, 2 दोस्त हैं, ठीक है। एक का नाम है राजवीर, दूसरे का नाम है प्रांजल। दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं, ठीक है, क्लासमेट्स हैं, हॉस्टल में रहते हैं ये दोनों। अब इनकी गर्मी की छुट्टियां हैं, तो जो हमारा प्रांजल है ना, वो रहने वाला है असम का, ठीक है। और असम के एक चाय के बहुत बड़े गार्डन के, जिसका नाम है देकी बरी टी एस्टेट, उसके आप कह सकते हो मैनेजर हैं हमारे प्रांजल के पापा। तो प्रांजल और ये रहे हमारे राजवीर पक्के वाले दोस्त। तो प्रांजल कहता है, भाई एक काम कर, गर्मी की छुट्टियां हैं, घूमने का मन है, तो तू मेरे साथ मेरे घर चल और मैं तुझे असम घुमा के लाऊंगा। तो अब क्या हो रहा है, ये जो प्रांजल और राजवीर है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड नाउ दे आर सिटिंग इन अ ट्रेन। ये लोग ट्रेन में बैठे हैं और असम जा रहे हैं। असम में क्या है, प्रांजल के पापा रहते हैं, प्रांजल भी वहीं का रहने वाला है, और ये एक टी एस्टेट के जो है मैनेजर है। तो ये कहता है, चल भाई तुझे घुमा के लाता हूँ। अब जो हमारा राजवीर है, जो दूसरा बच्चा है, प्रांजल कौन हो गया, असम वाला, लिखो जरा कॉमेंट में, तो कंफ्यूज हो जाता है।
प्रांजल है असम वाला, इसके पापा मैनेजर है देखी बरी टी एस्टेट के। राजवीर कहाँ है वो नहीं पता हमें कहाँ का है, बट ये घूमने गया है असम अपने दोस्त के साथ में। किस में बैठे हैं अभी? ये ट्रेन में बैठे हैं दिल्ली से, ठीक है। अब जैसे ये दिल्ली से ट्रेन में बैठते हैं तो शुरू होता है चैप्टर आपका चाय गरम, इधर उधर चाय बिक्री होती है और सब लोग जो है चाय पकड़ लेते हैं, सब खरीदते हैं चाय वाले से, और पूरे के पूरे ट्रेन के डिब्बे में हर इंसान के हाथ में चाय का एक कप था। तो जो राजवीर है ये काफ़ी इंटेलिजेंट टाइप का बच्चा है। अब जब ये आसाम जा रहा है तो ये चाय के ऊपर पूरी रिसर्च हिस्ट्री विकिपीडिया बन के जा रहा है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये जैसे ही सब लोग चाय पी रहे होते हैं तो ये कहता है प्रांजल भाई तुझे पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर ना एक दिन में 80 करोड़ कप पी ली जाती है चाय, यानी कि एक ही दिन का ही 80 करोड़। और आई थिंक सो पॉपुलेशन जितनी बढ़ गई है ये ऊपर ही गया होगा नंबर, ये तो पुराना चैप्टर है ना। चलो जो भी, हम तो यही वाला याद करेंगे। कितने कप चाय पी जाती है एक दिन के अंदर? 80 करोड़। तुम पीते हो चाय तो बता दो जरा कितने कप पीते हो? मैं तो बहुत पीती हूँ, ठीक है। तो तुम बताओ कितने कप चाय पीते हो, फिर मैं पिंड कमेंट में बताऊंगी मैं कितने कप चाय पी सकती हूँ, ठीक है। तो चलो 80 करोड़ कप टोटल में जो है आप कह सकते हो कि एक दिन में सब लोग चाय पी लेते हैं। ये बताता है प्रांजल को जो है उसका दोस्त राजवीर, और प्रांजल ये सुन के कहता है हाँ सही में भाई, कहता है हाँ। और फिर प्रांजल जो है अपनी डिटेक्टिव नॉवल पढ़नी शुरू कर देता है। अब क्योंकि प्रांजल तो बहुत बार आसाम का मतलब जाता ही रहता है, उसका घर है, तो उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी बाहर का नज़ारा देखने में, वो डिटेक्टिव नॉवल पढ़ने का फ़ैन ज़्यादा था। बट राजवीर, उसे भी डिटेक्टिव नॉवल का शौक है, बट आज उसे डिटेक्टिव नॉवल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो खिड़की से बाहर देखता है लैंडस्केप को, वो देखता है अब आसाम ना आने वाला था तो बड़े बड़े टी गार्डन्स आ रहे थे, यानी कि चाय के खेत आ रहे थे, एंड वो देख देख के खुश होता रहता है, ओ भाई देख कितना बढ़िया सा खेत आ गया है। अब जितना भी वो टी गार्डन्स था उनका लैंडस्केप आप याद रखो कैसा था। तो द टी बुशेस आर ह्यूज, बड़ी बड़ी टी की बुशेस थी और उनके पीछे शेड ट्रीज बने हुए थे, और हर जगह आप दूर से आपको दिख रहा था कि जो वो चाय की पत्तियां तोड़ के पीछे बास्केट्स में डालती हैं ना जो लोग होते हैं, वो डॉल जैसे लग रहे थे दूर से। ट्रेन में से वो लोग काम कर रहे थे, पत्तियों को निकाल के उसमें डाल रहे थे, ठीक है। अब जो है वो देख रहा था सुंदर सुंदर इतने टी गार्डन्स को कि सडनली राजवीर अपने दोस्त प्रांजल को कहते हैं भाई तुझे पता है हमारे टी को लेकर ना काफ़ी लेजेंड्स हैं। नो लेजेंड्स मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसी बातें जो चलती आ रही हैं और एक मतलब मिस्टीरियस सी चीज़ें हैं और ऐसी बातें कि हाँ। तो वो कहता है अच्छा भाई क्या लेजेंड है बता मेरे को, क्योंकि डिटेक्टिव नॉवल के फ़ैन है ये और मिस्ट्री लेजेंड्स इसमें इंटरेस्ट है। तो वो कहता है भाई बता मेरे को। तो राजवीर बताता है कि तुम्हें पता है 2 बातें हैं कि चाय का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था। कुछ लोग कहते हैं चाय की स्टार्ट हुआ था इंडिया से और कुछ लोग कहते हैं चाइना से। बहुत सारे लेजेंड्स में से ये 2 एक है। तो वो कहता है भाई मुझे जल्दी पता। तो पहले वो शेयर करता है चाइना वाला लेजेंड। तो चाइना का लेजेंड क्या है कि एक चाइनीज़ एम्परर यानी कि चाइना का राजा था, वो हमेशा अपने पानी को उबाल के पीता था। एक दिन कुछ पत्तियां उसके पानी में जो उबला हुआ था उसमें गिर गई। अब जब वो उसने पी तो बड़ा अच्छा टेस्ट था। वो पत्तियां जो जिस पौधे की थी वो था चाय पत्ती का पौधा। तो तब से चाइना में चाय की शुरुआत हो गई। कह रहा एक लेजेंड ही है। वो कहता है भाई दूसरा बता जल्दी से। कह रहा दूसरा लेजेंड इंडिया का है। हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत ही अच्छे मॉन्क थे, ठीक है, जिनका नाम था बोधि धर्मा, ठीक है। अब वो मेडिटेशन करते थे। अब मेडिटेशन करते हुए उन्हें नींद आती थी। तो एक दिन उन्होंने क्या करा, अपनी जितनी भी आंखों की पलकें थी ना, ये आईलैशेस जो होती हैं, उन्हें ही उन्होंने काट दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी इस वजह से। और जब भी वो अपनी आंखों की पलकें काटते हैं तो उन पलकों से एक मैजिक होता है और 10 चाय पत्ती के पौधे निकल आते हैं। पौधा निकल आता है पूरा, और फिर उस पौधे की पत्तियों को तोड़कर अगर आप पानी में उबाल के पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो इस वजह से कहा जाता है कि इंडियन लेजेंड ये है। तो भाई साहब अगर नींद आ रही हो पढ़ते समय तो यू कैन ट्राई चाय। ये इंडियन लेजेंड के अकॉर्डिंग भी प्रूफ है, ठीक है। तो ये इंडियन लेजेंड बोधि धर्मा का था। एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने अपने आईलेट्स को कट करा, टी प्लांट ग्रू है उसमें से, और तब से ये इंडिया से ओरिजिनेट हुई चाय, ये हो गया। और राजवीर एक चीज और बताता है कि चाइना के अंदर तो 2700 BC से मतलब बहुत ही पुराने ज़माने से टी को पिया जा रहा है। बट यूरोप के अंदर जो मैंने आपको कहा ये लोग बहुत इंग्लिश टी पीते हैं, इनके यहाँ तो सिर्फ 16th सेंचुरी में टी का इंट्रोडक्शन हुआ था। और स्टार्टिंग में ये टी को मेडिसिन की तरह पीते थे रादर देन बेवरेज, यानी कि शाम की चाय की जगह ये लोग बस मेडिसिन की तरह टी को पीते थे, ठीक है। अब फाइनली ये जो है मरियाना जंक्शन पे इनकी ट्रेन रुक जाती है, यानी कि ये पहुँच जाते हैं असम में जहाँ पे इन्हें रुकना था। प्रांजल के मम्मी पापा उन्हें लेने आ जाते हैं। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और देहकी बड़ी टी एस्टेट की तरफ जाने लगते हैं। देहकी बरी टी एस्टेट, कमेंट करो इसकी स्पेलिंग आज से अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ से ये जाते हैं, बड़ा सुंदर सा रास्ता होता है जहाँ से ये लोग जा रहे होते हैं देहकी बरी टी एस्टेट को, ठीक है। चलो इसको पढ़ लेते हैं रास्ते को। एक पूरा ऐसे बीच में ना ऐसा, ये देखो मैंने फोटो लगाई है, ये हमारा AI कब काम आएगा, ठीक है। तो ऐसा सा इनकी गाड़ी जा रही थी, दोनों तरफ जो है
इधर भी टी बुशेस थी, इधर भी टी बुशेस थी, इनकी गाड़ी निकल के जा रही थी और आसपास में सारे वो जो टी प्लगर्स थे वो एप्रन पहन के प्लास्टिक के पीछे बास्केट्स लगा के काम कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचने वाले होते तो सामने से एक ट्रैक्टर निकल के जा रहा होता है और उस ट्रैक्टर में लोडेड थी सारी की सारी टी लीव्स। तो राजवीर ना प्रांजल के पापा को कहता है कि अंकल ये सेकंड फ्लश का सारा जा रहा है ना पीरियड, ये सेकंड फ्लश का चल रहा है ना, ये मई से जुलाई तक चलता है और इस समय पे जितनी भी टीज़ हैं वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी की टी होगी। तो प्रांजल के पापा राजवीर की इतनी गहरी नॉलेज जो टी को देखकर है उसे देखकर इंप्रेस होते हैं और कहते हैं बेटा आपने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करा है। और फिर राजवीर कहते हैं अंकल अब तो मैं यहाँ पे और भी कुछ पढ़ूंगा और भी समझूंगा और ये चैप्टर आपका एंड। तो लास्ट में आपको ये याद रखना है कि इस समय पे जब इनकी गर्मी की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, ये मई से जुलाई का मौसम जो है इसमें प्रांजल को अच्छे से पता है, इसमें राजवीर को पता है कि इस समय पे जो चाय की पत्ती यहाँ पे उग रही है ये सेकंड फ्लश है और ये दी बेस्ट है, ठीक है। बस गाइज ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगर किसी जगह पे मैंने राजवीर को प्रांजल बोल दिया हो तो सॉरी, बट तुम्हें याद रखना है प्रांजल असम वाला है, इसके पापा के चाय स्टेट मैनेजर हैं वो, और राजवीर है हमारा विकिपीडिया पूरी की पूरी टी के लेजेंड्स हैं और इन सब के ऊपर, ठीक है जी। विद दिस गाइज ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ओके गाइज, तो अब अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं मैडम राइट्स द बस। मैं रुक के पढ़ा दूंगी, पहले मैडम राइट्स द बस पढ़ लेते हैं, इस अगला पढ़ लेंगे। चलो, तो मैडम राइट्स द बस इस चैप्टर की जो राइटर है जल्दी से कमेंट करो, नाम बार बार बोलने की जरूरत ही ना पड़े, पहले ही कमेंट कर देना है राइटर का नाम जैसे ही हम चैप्टर को शुरुआत करेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं कराए तो जल्दी से लाइक भी कर देना है। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम छोटी सी प्यारी सी 8 साल के बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत चंट है। इसका नाम है वल्ली। अब हो क्या रहा है इस चैप्टर में पहले सुन लो। एक बच्चे 8 साल की वल्ली, कहा जा रहा है कि इसके कोई दोस्त नहीं है और एक बारी में ये भी कहा जाएगा कि है इसके एक आध दोस्त, बट हम मान के चलते हैं कि इसके आसपास में 8 साल की है, बहुत पुराने ज़माने की इंडिया के विलेज की बात हो रही है ये, ठीक है। और इसका कोई दोस्त नहीं है अपने खेलने का, ठीक है, कि ऊँच नीच का पापड़ा छुपन छुपाई बाहर जाके उनके साथ खेले। तो दोपहर में जब अम्मी इसकी सो रही होती हैं तो ये इसको तो नींद आती नहीं, तो ये जो घर का गेट है उस पर खड़ी रहती है और खड़े होकर ये देखती है अपनी सड़क को। सड़क पे जो लोग आते जाते हैं ये देख के ये उसी में टाइम पास करती रहती है, बट ऐसा नहीं है कि इसे वो बुरा लगता था, इसे अच्छा लगता है वो टाइम पास करना भी। इसको नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ये वहाँ खड़े होकर देखती थी रोज़ एक बस को। इसका जो गांव है वहाँ से शहर तक की ना डेली बेसिस पे एक बस जाती थी, पैसेंजर्स को उतार के वापस आती थी, आती थी ऐसे 1-8 घंटे के फ़र्क में। तो ये रोज़ देखती रही जब बस को, तो इसके मन में एक बार आ गया यार मुझे भी ना इस बस में घूमने जाना है, इस 8 साल की छोटी बच्ची वल्ली के। अब ये चाहती है इसको बस में घूमने जाना था, अपनी मम्मी को कहती थी, पापा को कहती थी घुमा लो, शायद वो ले जाते घुमाने, बट ये तहरी चंट एक नंबर की। इसने कहा भाई मैं लोगों को नहीं कहूँगी, मैं खुद जाऊँगी बस में। तो इसने एक शातिर सा प्लान बनाया कि भाई मैं ना पता लगाती हूँ ये बस में जाने का टाइमिंग क्या है, कितने पैसे मुझे जमा करने हैं, और जैसे बच्चे बंक मार के स्कूल का इधर उधर घूमने चले जाते हैं वैसे ही मेरी मम्मी जब सो रही होंगी ना दोपहर के अंदर, मैं बंक पे चली जाऊँगी, ये घर से निकलूंगी बाहर, बस में बैठूंगी, शहर तक जाऊंगी, उतरूंगी नहीं शहर में, घूम फिरा नहीं करूंगी, बस मुझे तो बस की राइड लेनी है, वहाँ तक शहर तक जाएंगे, वहाँ से बस मुड़ेगी, 1 घंटे में वापस। ये तो सोई रही होगी मेरी मम्मी, इन्हें कौन सा पता चलने वाला है। ये पूरा प्लान बनाती है, प्लान के लिए डिटेल्स भी पूरा का पूरा पता लगा लेती है, क्या पैसा है, क्या किराया है, कितनी देर, क्या कहाँ कैसे, और उसके लिए पैसा भी इकट्ठा कर लेती है पॉकेट मनी का, ना चॉकलेट खाएगी ना चिप्स खाएगी, बचा लेती है पैसे, वहाँ जाती है आती है। अब जब ये बस में होती है तो बस का जो कंडक्टर है वो बेचारा डर गया, भाई साहब 8 साल की बच्ची क्या अकेले घूम रही है, बट फिर भी वो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता है। कंडक्टर अंकल मैडम कह के इसको बोलता है, मैडम जी बैठ जाओ, मैडम जी बैठ जाओ। ये उनसे भी बहुत अकड़ में बात करती है क्योंकि ये थोड़ी स्टाइलिश टाइप की बच्ची है, ठीक है। तो बस यही आपका ये चैप्टर। फिर ये अपने घर जब वापस आती है तो भाई इसकी मम्मी उठी हुई थी। आप सोचो पिटाई होगी इसकी या नहीं होगी, इसका राज खुलता है नहीं खुलता है वो एट द एंड पता चल जाएगा। वैसे नहीं खुलता है, बता देती हूँ, ठीक है, कोई राजवाज नहीं खुलता है। इसकी मम्मी बैठ के इसकी मासी से गप्पे मार रही होती है, कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। आ गया चैप्टर समझ में, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। अब लाइन बाय लाइन थोड़ी सी डिटेल्स को हम पढ़ लेते हैं। तो वल्ली का फैसिनेशन विद बस स्टार्ट होता है। वल्ली इज एन 8-year-old गर्ल, ठीक है, ये सब आप लाइन्स को आप याद रखो, स्टोरी तुम्हें पता चल गई। ये 8 साल की बच्ची बड़ी शातिर प्लान बनाएगी अपना। तो वल्ली इज एन 8-year-old गर्ल हु लव्स वॉचिंग द स्ट्रीट फ्रॉम हर हाउस। क्योंकि इसके एज ग्रुप में कोई अपने आसपास में बच्चे नहीं हैं तो ये हमेशा सड़क को ही खड़े होकर देखती रहती है। दैट्स अ फेवरेट थिंग टू डू। वली इज फैसिनेटेड बाय द बस। अब वली को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेशन हो जाता है बस को देखकर। तो यू यूज दिस वर्ड फैसिनेशन। अच्छी लगती है बस को इंग्लिश में कैसे लिखोगे? वली लाइक द बस? नो। तो आपको लिखना है वली इज फैसिनेटेड बाय द बस दैट कम्स थ्रू हर विलेज टू द टाउन एवरी डे।
द बस पासेस ट्वाइस, बस 2 बार निकलती थी इसके घर के आगे से, वन व्हेन गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। वली वॉन्ट्स टू राइड द बस बैडली, अब इसका मन करता है मुझे बस पे जरूर जाना है। नाउ प्लानिंग द ट्रिप, अब वली प्लान करती है मैं भी जाऊंगी घूमने। शी लिसन्स टू पीपल टॉकिंग अबाउट द बस राइड, अब इसने क्या करना शुरू करा, आसपास में जितने भी लोग बस की राइड के ऊपर बातें करते रहते थे उनको कान लगा के सुनना। एक अंकल उतर गया है बस से, जाके कोने में खड़ी हो गई, सुन रही है, अच्छा इतना पैसे लगते हैं ये वो। एक बार इसने सुना एक अंकल कह रहे हैं अरे बस तो बहुत सस्ती है, 60 पैसे को लग रहे हैं जाने तो जायदाद लुट जाए पूरी की पूरी 60 पैसे इकट्ठे करने के अंदर। मतलब ये तो छोटी बच्चे ना, इसको तो 60 पैसे पॉकेट मनी के बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, 1 महीने के 60 पैसे इसे मिल रहे थे 1 हफ्ते के, तो इसे लगता है अंकल का क्या है, नहीं तो सस्ता लग रहा है, मेरे लिए तो नहीं है ना। बट फिर भी ये पूरे पैसे इकट्ठे कर ही लेगी, ठीक है। तो वल्ली स्टार्ट सेविंग मनी, पूरा मनी सेव करने लग जाती है ये। और इसका जो इतना भी मन होता था, कभी ये किसी मेले में गई, वहाँ कोई वो ना मैरी गो राउंड का झूला, वो स्क्विड गेम में तुमने देखा है ना, वो जो गाना चल रहा है आजकल, उस पर वो मैरी गो राउंड का झूला आता है जिसमें वो थैनोस घूमता है, वो मैरी गो राउंड का झूला जो है वो भी देखा था इसने एक दिन मेले में। उस पे इसका घूमने जाने का मन था बट नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि पैसे बचाने थे, चॉकलेट पेपरमिंट टॉयज वॉयज कुछ नहीं खरीदती, पैसे ये बचा लेती। अब पता है तुम्हें चैप्टर के बीच में एक लाइन लिखी है कि कई बार इसकी कोई दोस्त, वैसे तो कहा था दोस्त नहीं थी बट बीच में ऐसा लिख दिया है, ठीक है, एज की नहीं थी ना, क्या पता कोई इधर उधर की बच्ची आई हुई हो तो उसने कहा हो। अगर कोई इसे बताता था कि यार मैं बस में घूम के आई हूँ तो ये चिढ़ जाती थी और उसे कहती थी प्राउड प्राउड प्राउड, यानी कि ऐसी इंग्लिश का कोई वर्ड बोल देती थी। इसे प्राउड का मतलब नहीं पता था क्या होता है, बट जैसे हम ये इसके लिए लिटरली भी नहीं ऐसा लगता था शट अप बोल रहा हो रहा है वो, ठीक है। तो इंग्लिश का ऐसे एक आध वर्ड आता था, तो जब भी कोई कहता था मैं बस में घूम के आऊँ तो चिढ़ जाती थी और कहती थी प्राउड प्राउड प्राउड, ठीक है। अब पूरा का पूरा बेहतरीन इंतजाम हमारी वल्ली करती है और प्लान कर लेते कि जिस दिन मम्मी सो रही होंगी मैं निकल लूँगी भाई साहब, मम्मी तो रोज़ ही सोती हैं बट फिर भी मैं पैसे इकट्ठे करूँगी तो मैं निकल लूँगी, ठीक है। नाउ वन डे, एक दिन दोपहर की बात थी, बस बिल्कुल निकलती हुई जा रही थी, तभी एक छोटी सी बच्ची अपने घर से बाहर निकली और आवाज़ लगाई स्टॉप स्टॉप। अब बस वाले अंकल ने जो है ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कंडक्टर ने देखा तो वली ने उसे अपने पैसे यूँ करके दिखाए कि मुझे बस में जाना है शहर घूमने और ये है मेरे पैसे। तो कंडक्टर कहते हैं कि अच्छा बेटा ऊपर तो आ जाओ, पैसे भी दे देना और अपनी टिकट भी ले लेना। और उससे पूछते भी है कि अकेली आना चाहती हो, तुम अकेली हो? बिल्कुल कहती है हाँ मैं अकेली घूमने जाऊँगी, क्या हो गया तो फिर जो है बस वाले जो कंडक्टर थे वो वली को जो है बस में आने देते हैं और बस में चली जाती है हमारी वली। अब बस कैसी है, बस का ये डिस्क्रिप्शन डिटेल में तुम्हें कमेंट में लिखना है, ठीक है। बस का डिस्क्रिप्शन लिखो जल्दी से। तो बस इज न्यू एंड शाइनी, बस बिल्कुल नई चमचमाती हुई सी बस थी। पुराने ज़माने की बात, अब भी होती है चमचमाती हुई बस, बट ये उस ज़माने में जैसे बस तुम मान लो जैसे बहुत बड़ी चीज़ थी। बस भी देखो गाइस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह डेवलप हो रहा था, पुराने ज़माने की बात है ये। तो बस बिल्कुल न्यू और शाइनी थी, वल्ली को वो बहुत अच्छी लगती है। बस के जो सीट के कवर थे वो काफ़ी सॉफ्ट थे, एक बहुत सुंदर सी घड़ी बस में लगी हुई थी। और बल्ली जो है क्या करती है फिर अपनी सीट पर जाके ना बैठती नहीं है और सीट की खिड़की पर जो कैनवस या पर्दा सा लगा होता है उसे हटा के बाहर के नज़ारे देखना शुरू कर देती है। बाहर बढ़िया से नज़ारे आते हैं, कोई खेत आ रहा है, कोई जंगल आ रहा है, कोई आ रहा है, वो आ रहा है, बाहर के पूरे नज़ारे, ट्रीज, माउंटेन्स वगैरह वली एंजॉय कर रही होती है पूरा का पूरा। तभी क्या होता है जब वली ना खड़े हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, देख लिया खिड़की में से, तो पीछे से एक पैसेंजर थे जो एक बुढ़े अंकल थे, उन्हें चिंता होती है यार बच्ची ब्रेक लगी गिर जाएगी, तो वो कहते हैं बेटा बैठ जाओ प्लीज़। तो वो कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। तो ये थोड़ी सी चिढ़ जाती है कि ये मुझे क्यों कह रहे हैं, कहती मैं अपनी टिकट लेके अपने पैसे लेकर आई हूँ, ऐसे में फ्री में ट्रैवल नहीं कर रही हूँ यहाँ पे जो मैं खड़ी हूँ। बट वो आउट ऑफ कंसर्न कहते हैं, बट ये छोटी है ना तो इसे समझ में नहीं आता। नौ कंडक्टर अंकल बीच बीच में पूरी जर्नी में इसके साथ काफ़ी जोक्स करते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारा जानने के लिए, वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दूंगी जो इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। नौ वल्ली कहते हैं मैं तो नहीं बैठूंगी, मैंने तो पूरी पेमेंट करी है। बट जैसे ही एक स्टॉप पे बस रुकती है और बाकी लोग आने शुरू कर देते हैं तो डर के बैठ जाते हैं, भाई मेरी सीट कोई और ना खेल रही, तो वल्ली बैठ जाती है। अब जब बाकी लोग आते हैं तो वल्ली के बराबर में आके ना एक आंटी बैठ जाती है बूढ़ी सी, ठीक है। अब वो आंटी बहुत कंसर्न में आ जाती है वल्ली को देख के। अब वो आंटी सुपारी जो होती है ना वो चबा रही थी, सुपारी जो है अच्छे से मतलब पूरी स्मेल आ रही थी उनके जो है मुंह में से सुपारी की, उनके बड़े बड़े कान के ईयरिंग्स थे। उन्हें देखकर वल्ली को अच्छी वाइब नहीं आती, वल्ली कहती है मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, ये कितनी ऑकवर्ड लेडी है, कैसे सुपारी खा रही है, गंदा सा लग रहा है मेरे को तो, ठीक है। बट वो आंटी काफ़ी अच्छी थी, वो उससे पूछते बेटा अकेले कहाँ जा रही हो, तुम जो शहर में जा रही हो जो रिश्तेदार के यहाँ जाना है आपको सब पता है। बट वल्ली उसे कुछ नहीं कहती, चुप रहती है, कहती है हाँ मैंने सीट लिया ये वो करके। बट वो कहती हैं भाई क्या ज़माना आ गया, बच्चे अकेले 8 साल के घूम रहे हैं, तो वो बहुत
कंसर्न हो जाती है। वली डजंट लाइक द वुमन बिकॉज ऑफ हर बिग इयरिंग, याद रखना, एंड बीटल नट स्मेल। बट वली को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है आंटी, और परेशान हो जाती है दैट वो क्यों अकेले ट्रैवल करी। अब जब वो वली से कहती है तुम अकेले क्यों, तो कहती है मैं अकेले हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास टिकट है, हाँ मैं अकेले ट्रैवल करूँ। तो फॉर हर, इतनी छोटी प्यारी है ये, इसे लग रहा है टिकट लेना मतलब सब कुछ हो गया। ऐसे दुनिया की इस रियलिटी तो नहीं पता ना कितनी गंदी दुनिया है। इसे लग रहा है क्या हो गया, बस की टिकट ली घुमाऊंगी, व्हाट्स द मैटर। अब वली जो है इधर उधर जो है जब बस को देख रही थी तो यहाँ पे उसे याद आने लगता है कि कितने एफर्ट्स से उसने जो है ये हासिल करा है ड्रीम अपना बस में घूमने का। वली थिंक्स अबाउट हाउ मच एफर्ट इट टुक टू सेव मनी एंड स्नीक आउट ऑफ द हाउस। इतनी आसानी से वली का ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। शी फील प्राउड ऑफ हर प्लानिंग। एक एक मिनट पे इसने प्लानिंग करी। पूरा का पूरा बस का किराया कितना था, तो गाइस 30 पैसे था, ठीक है। जाते समय भी आपको 30 पैसे लगेंगे, आते समय भी 30 पैसे लगेंगे। तो उसे बचाने के लिए वली ने बहुत ही सारी मेहनत करी थी, वो उसे याद आता है। और कैसे उसने प्लान करा कि बस मेरे घर से निकलेगी, कितने बजे वापस कब आएगी, ये सब डिटेल्स को वली याद करती है। अब वली बस की राइड को एंजॉय करी थी कि तभी उनके सामने, बस के सामने ना एक गाय आ जाती है भागती हुई, ठीक है। और वली उस गाय को देखकर ना जोर जोर की हंसती है। अब वो गाय भाग क्यों रही थी, क्योंकि लोग बस का हॉर्न मार रहे थे, ट्रैफिक हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो वो डर के मारे भागती भी जा रही थी। बट वली उसको देख के हंसने लगती है कि गाय तो खेल रही है, और इतना हंसती है कि कंडक्टर अंकल कहते हैं मैडम अब आप बैठ जाओ, आप बहुत हंस लिए हो, ठीक है। अब फाइनली बस जो है शहर पहुंच जाती है और सारे पैसेंजर बस में से उतर जाते हैं। बट ये वली मैडम वहीं बैठी होती है कंडक्टर अंकल के साथ में, ठीक है। और उनको कहते हैं कि आप मुझे वापसी की टिकट दे दो, ये रहे मेरे 30 पैसों कहाँ से याद आ गए, मैं लेटर टू गॉड पे पहुंच गई। 30 पैसे मेरे ये रहे, अंकल मुझे आप वापसी की टिकट दे दीजिए, ठीक है। Walid decides to stay on the bus and pays another 30 paisa for return trip. Now the conductor asks her कि बेटा आप जाओ, जाके घूमा। वो बोलता है कंडक्टर के जाओ, शहर है, इतनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया जगह है, सो यू कैन गो, जाओ घूम कर आ जाओ। तो वाली कहती है अकेले चली जाऊँ घूमने, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी भाई साहब मैं तो, इसको शहर में अकेले जाने में तो डर लग रहा था। तो कंडक्टर अंकल कहते हैं कि बेटा आप बस में भी तो अकेले घूमने आए हुई, उसमें डर नहीं लगा, यहाँ डर लग रहा है। कह रही है नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, बस में घूमने अकेले क्या बात है, मेरे पास टिकट है, आई एम ट्रैवलिंग। तो फिर वो कंडक्टर अंकल कहते हैं अच्छा एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ जाके, तुम यहीं बैठी रहो। तो वो कहती है मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे पे इतने ही पैसे हैं कि मैं वापस जा सकूँ। तो कहते हैं मेरी तरफ से ट्रीट होगी। तो वली मना कर देती है, चलो इतनी तो मैच्योर थी कि स्ट्रेंजर से कुछ भी फूड नहीं चाहिए इसको, तो ठीक है जी। अब वो मना कर देती है। अब वापस बस घूमती है इसके गांव की तरफ जाने के लिए। अब वली जब वापस जा रही होती है तो एकदम से इसको वही वाली काऊ, मैंने सारे मेन इवेंट्स लिख दिए हैं चैप्टर के, ठीक है, बुक में से पढ़ोगे इतना लंबा है, कोई ज़रूरत नहीं है इस समय पे इतना डिटेल में जाने की, शॉर्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लो। अब वली वापसी पे जाते हुए देखती है एक डेड काऊ, वही वाली काऊ जो पहले नाच रही थी, कूद रही थी, इसे लग रहा था खेल रही थी, वही काऊ लाइफलेस पड़ी हुई थी, खून निकल रहा था उसमें से और आंखें खुली हुई थी। वो एक्सप्रेशन देख के वली डर गई, वली को समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। तो एक्चुअली हुआ क्या, किसी व्हीकल ने उस काऊ को हिट कर दिया था और वो गाय माता जो है वो मर गई थी, ठीक है। अब वली उसे देखकर बहुत डर जाती है। देखो एक ट्रिप पे घूमने गई है और उसने लाइफ और डेथ देख ली। अब वली को कोई इंटरेस्ट नहीं था, बाहर डर से गई, सहम गई, बाहर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, अपने सीट पे ना चुपचाप बैठ गई और बस इसे था कि बस अब मैं घर पहुंच जाऊं। तो मूड ऑफ हो गया वली का बहुत ज़्यादा। एंड देन बस फाइनली उसके विलेज में पहुंचती है 3:40 के करीब, आप मान लो, ठीक है। पूरा टाइमिंग बता रखा है आपको कि वली ने पूरा टाइमिंग निकाल लिया था। 3:40 के करीब वली का विलेज पे बस उतर जाती है, ठीक है। और वली उतरती है, कंडक्टर को स्माइल करती है, कंडक्टर को कहते हैं उनको कि बेटा आप जब भी तुम्हारे को दोबारा आना हो आप आ सकते हो। तो वो कहती है हाँ जी। अब वली भागती है अपने घर। इसे लगा था मम्मी सो रही होगी, बट मम्मी से तो मिलने बराबर वाली शहर की मासी, आस पड़ोस की मासी आ रखी थी कोई सी, तो वो मासी के साथ बैठ के गप्पे मार रही थी। और वो मम्मी और मासी बैठ के क्या गप्पे मार रही थी, आंट लिखा है वैसे, मैं मासी कह रही हूँ, वो गप्पे मार रही थी और वो एक ऐसे टॉपिक पे बात करी थी उनकी। वो कहते हैं कि पता नहीं आजकल तो दुनिया में क्या चल रहा है, हमें क्या पता है दुनिया में क्या चल रहा है घर पे अपने बैठे बैठे। तो वल्ली कहती है हाँ, और हंसने लगती है। तो फिर इसकी आंट जो है वो डांटनी, कहती है हाँ देखो इतनी सी बच्चे हमारे बातों के बीच में बोल रही है। अब वल्ली क्यों कहती है तो हमें क्या पता है दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि इन्हें थोड़ी पता है, वो घूम के आई है। तो फिर जो है अब वली की आंटी कहती है अच्छा इतनी सी बच्ची है, देखो हमारे बीच में कैसे बोल रही है, और कहाँ थी तुम इतनी देर से। वली की मम्मी ने ये भी नहीं पूछा कहाँ थी, ठीक है। वली कुछ जवाब नहीं देती, ऐसी हंसती रहती है और चैप्टर एंड हो जाता है। अब वली की स्माइल के पीछे का कारण तो बस तुम्हें और मुझे ही पता है और तुम्हारे सारे सीनियर्स को, कि ये मैडम जी हमारी पूरा शहर ना पाई हैं
और मम्मी को पता ही नहीं है। ठीक है जी। तो विद दिस गाइज ये पूरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। ये जो सारा का सारा PDF है, ठीक है, इसमें जो PDF है ना उसमें मैंने जैसे और डिटेल्स भी ऐड कर दी हैं कि किस टाइम से बस निकलती है, ये वो जो आपको याद रखना है, मेरी गो राउंड, जो जो झूले पे पैसे बचाए इसने, ठीक है, जो पूरा आंसर फॉर्मेशन में आपका हेल्प करेगा वो PDF में सब है, उसे डाउनलोड कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। एंड अब जल्दी से पढ़ते हैं अगला चैप्टर, मिजविल द ऑटर, sermon at बनारस, प्रपोजल। बस 3 चैप्टर पढ़े हैं और फिर ये वाली बुक खल्लास, फिर इसकी पोएम पढ़ लेंगे जल्दी से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं करी है तो, और वल्ली के चैप्टर के राइटर का नाम लिख दो और जो जो कमेंट कराए थे वो भी कर दो। स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, मैडम राइट्स द बस के अगला वाला। ओके गाइस, तो अब पढ़ते हैं अपना अगला चैप्टर, मिजविल द ऑटर। इसके बाद एक चैप्टर बचा है, द प्रपोजल ऑफ फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट। तो ये जो चैप्टर के ऑथर है ये मैं ही बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है इस चैप्टर के, इन्हीं का पूरा चैप्टर है, अपने बारे में ये बता रहे हैं चैप्टर में। नाम है हमारे ऑथर का गेविन मैक्सवेल। अब ये जो मैक्सवेल जी है इस चैप्टर में ही हमें ऊद बिलाव के बारे में बताएंगे। इफ यू डोंट नो ऑटर क्या होता है, ऑटर एक एनिमल होता है, छोटा सा प्यारा सा, लगेगा आपको सील की तरह, जो पानी में सील रहती है ना, बिल्कुल वैसा सा, कार्टूनिश फॉर्म में इसे ऐसे देख सकते हो आप। इसको हिंदी में ऊद बिलाव कहते हैं, इंग्लिश में ऑटर। तो एक बार ये जो है इनका मन करता है कि मैं जो है एक ऑटर पालूंगा। उस समय पे ये गए हुए थे सदर्न इराक की एक सिटी है बसरा, वहाँ पे इन्होंने अपने एक दोस्त को बता दिया भाई मेरा ऑटर पालने का मन है, और वहाँ पे कॉमन है, लोग ऑटर पालते हैं वहाँ पे बसरा के अंदर। तो इनका दोस्त एक ऑटर खरीद के इन्हें गिफ्ट कर देता है, ले भाई मेरी तरफ से गिफ्ट हो गया। अब ये वहाँ थोड़े समय वहाँ सदर्न इराक की सिटी बसरा में रहते हैं, वैसे ये इंग्लैंड के स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है, रहते हैं स्कॉटलैंड में, अभी किसी काम से आए हुए हैं बसरा के अंदर, इराक की एक सिटी है, ठीक है। तो वो तो उनका दोस्त ने गिफ्ट कर दिया उनको ऑटर एक, तो कह रहे खेला मैं उसके साथ में, मैंने उसे पेट करा, उसका एक नाम भी रख दिया मैंने मिजविल, और बहुत अच्छे से वो मिजविल के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं उसके, उनका प्यार हो बन जाता है, जैसे वी लव आवर पेट डॉग पेट कैट, वैसे उनके लिए उनका मिजविल बन जाता है। तो ये मिजविल छोटा सा एक ऑटर है, वो धीरे धीरे इनके साथ यूज टू हो जाता है मिजविल भी। पहले 2 दिन तो देखता भी नहीं, एक दिन तो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, मैं कहाँ आ गया, नई सी जगह में, वहीं पे थे तब ये होटल के अंदर बसरा में, ठीक है। धीरे धीरे इनसे यूज टू हो जाता है, इनके उनका नाम भी रख देते हैं मिजविल, पानी में भी खेलना शुरू कर देते हैं, ये ऑटर्स को पानी में खेलना बहुत पसंद है। अब फाइनली एक ऐसा दिन आता है जब इनको वापस जाना था, कहाँ वापस जाना था, स्कॉटलैंड वापस जाना था, इराक में इनका काम कंप्लीट हो चुका था। तो कह रहे अब फिर मेरे को इसे वापस ले जाना था, तो मैंने सोचा वापस कैसे ले जाऊँ, क्योंकि जितनी भी एयरवेज थी उन्होंने, एरोप्लेन वालों ने मना कर दिया, हम नहीं ले जाने देंगे एनिमल को आपके साथ में। बट एक ही ऐसी एयरलाइंस थी, पेरिस की कोई एयरलाइन थी, उन्होंने कहा आप ले जा सकते हो, बट इसको एक ना बक्से में बंद करना होगा आपको कार्डबोर्ड के, और छेद कर दो उसमें, किसे साथ आ रहा है वैसे ही ले जाने देंगे वरना नहीं। तो कह रहे मैंने उसको जो है रख देते हैं ये मिजविल को बॉक्स के अंदर, और 1 घंटे पहले ही रख देते जिससे वो यूज टू हो जाए। अब ये कहीं गए हुए थे खाना खाने के लिए, और ये वापस आते हैं जाने के लिए कि मिजविल को बॉक्स लेकर मैं जा रहा हूँ, एरोप्लेन में फ्लाइट थी इनकी। तो ये देखते पूरे बॉक्स में से खून निकल रहा था, मिजविल ने पूरे बॉक्स को काट दिया था, और उसकी जो उसके अंदर सिल्वर लाइनिंग थी, मेटल वेटल लगा हुआ था बॉक्स के कोनों में, जो वो मिजविल को उससे चोट लग गई थी, खून निकल रहा था मिजविल के, मतलब उसको चोट लग गई, और वो बॉक्स के अंदर बहुत परेशान हो चुका था, डर गया ना बेचारा जानवर, बॉक्स में रख दिया। बट इनके पास टाइम नहीं था मिजविल को देखने का, तो ये मिजविल का बॉक्स उठाते हैं और एरोप्लेन में जाते हैं। एरोप्लेन में जाते हैं तो वहाँ पे जो एयर होस्टेस थी उसको बताते हैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे पेट के साथ ये हुआ। तो वो एयर होस्टेस कहते हैं अच्छा आप एक काम करो, आप इसको ना अपनी गोद में बिठा लो, ये बहुत डरा हुआ होगा। अब जैसे ये बॉक्स खोलते हैं मिजविल बाहर निकल जाता है और फुर्र हो जाता है, बिल्कुल दिखता ही नहीं कहाँ गया, और हवा में भैया प्लेन उड़ रहा है। और वो जो ऑटर है, ऊद बिलाव, जो जानवर आज तक लोगों ने देखा भी नहीं, वो यूं प्लेन में घूम रहा है। वहाँ से प्लेन में लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती, कोई कह रहा चूहा आ गया, ओ गॉड व्हाट्स हियर। एक सरदार जी भी बैठे थे प्लेन के अंदर, वो भी डर जाते हैं क्या आ गया ये। और फिर इतने में ही जो है वो एयर होस्टेस पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये पकड़ने की कोशिश करते हैं, मिल ही नहीं रहा होता मिजविल। थोड़ी देर बाद हुआ है अपने आप वापस आके इनके पास बैठ जाता है। ये पहुंच गए भाई साहब अब अपना इंग्लैंड, अभी भी स्कॉटलैंड नहीं गए, लंदन में रहते हैं कुछ दिनों के, कोई काम होगा। अब लंदन में एक अपार्टमेंट फ्लैट लेते हैं और वहाँ मिजविल के साथ रह रहे होते हैं। वहाँ पे मिजविल अलग अलग गेम्स खेलता है, ये ऑटर ना मार्बल्स होती हैं, बॉल्स होती हैं, उनसे बहुत खेलते हैं। अब ये मिजविल को शाम को लंदन में वॉक कराने ले जाते हैं, तो वहाँ लंदन के लोग भी देख के मिजविल को हैरान होते हैं कि भाई ये क्या चीज़ सड़क पे घूम रही है, ऐसा जानवर लंदन के लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। कोई कहता था ये सील है, कोई कहता था डायनासोर है कोई टाइप का, कोई कहता था लेपर्ड है, इसके निशान चले गए, बहुत कुछ लोग कहते थे। और एक बार एक आदमी कहता है भाई क्या चीज़ है बताओ तो जरा, और ये चैप्टर आपका एंड। बस यही है, ऑटर पेट करा,
ऑटर को बक्से में डाल के लंदन ले जाना काफ़ी मुसीबत का काम था, बट हो गया जैसे तैसे। वो वहाँ पे क्या खेलता था, वो वहाँ सड़क पे वॉक करता था, तो लोग क्या कह रहे थे। दिस इज़ व्हाट द चैप्टर इज। चलो अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इन अर्ली 1956 की बात है। हमारे ऑथर नाम क्या है इनका, गेविन मैक्सवेल। कुछ डिटेल्स जो ये शॉर्ट समरी में रह गई थी वो अब यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी। वो ट्रैवल करते हैं सदर्न इराक की एक सिटी में, बसरा में, एंड ही वॉन्टेड टू अडॉप्ट एन ऑटर। ये डिसाइड करते हैं कि मैं एक ऊद बिलाव ऑटर जो है वो पालूंगा, क्योंकि इनका जो ओरिजिनल होम है वो कहाँ है, वो है केमिसफियर नाम है, स्कॉटलैंड में। इस जगह में जहाँ इनका ओरिजिनल घर है वहाँ पानी वाला इलाका है और ऑटर्स को भी पानी में रहना बहुत पसंद है। अब ये चीज़ जब वो अपने दोस्त को बताते हैं तो उनका फ्रेंड सजेस्ट करता है कि यहीं से ले लियो, इराक में टिग्रिस मार्शेस में तो बहुत कॉमन है ऑटर, और जो है वही इनका दोस्त जो है इनको वो ऑटर गिफ्ट भी कर देता है। अब हमारा जो गेविन मैक्सवेल है, ये ऑथर है, ये क्यों गए हुए थे इराक, ये ब्रिटिश कॉन्सुलेट जनरल का जो ऑफिस था बसरा के अंदर, वहाँ गए हुए थे, यानी कि कोई कानूनी काम से वहाँ पे बसरा में रह रहे थे। ये वहीं ऑफिस के पूरी बिल्डिंग होती है, वहीं पे एक रूम था, वहीं पे ये रह रहे थे। तो उसी दिन एक दिन वहाँ पे एक अरब आते हैं, दो वहीं के रहने वाले लोग, इराक के ही, वो आके जो है एक बोरे में मिजबिल होता है, वो बोरा रखा होता है पास में उनके रूम में हमारे ऑथर के, और वो एक नोट पकड़ा के बाहर चले जाते हैं कमरे से। जब वो नोट पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें एक ऑटर था और वो उनके फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट करा था। द ऑटर वॉज यूनिक एंड लेटर आइडेंटिफाइड एज अ न्यू स्पीशीज लुत्रोगाले पेस्पिसिलाटी मैक्सवेली। अब ये क्या है, तो जैसे ही वो बताते हैं ऑटर को वो निकालते हैं तो बिल्कुल डस्ट में, धूल में लिपा पड़ा था पूरा का पूरा मिजबिल। क्यों, क्योंकि गाइज वो जो है ना वो मिट्टी वाले इलाके से आया था, तो करीबन 1 महीना लग गया था उसकी सारी धूल हटाने में, और ऐसा लग रहा था जब उन्होंने पहली बार इसको देखा था ऑटर को, जैसे कि वो कोई ड्रैगन हो छोटा सा मेडिवल एजेस का। तो अब ये जो है ऑटर, इसका ना नाम जो है, मतलब साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना हर एनिमल के, प्लांट के, स्पीशीज़ के, इसका अभी तक नहीं रखवाया गया था। तो हमारे गेविन मैक्सवेल जाके साइंटिस्ट से बात करते हैं, ऑल दैट, ये सब होता है, और फिर ये जो है इसका साइंटिफिक नेम जो है रखा जाता है स्पीशीज़ का, क्या, लुत्रोगाले पेस्पिसिलाटी मैक्सवेली, यानी कि मैक्सवेल का ऑटर ही इसका नाम पड़ जाता है। तो ये नाम याद रखना है, कॉमेंट करो, लुत्रोगाले पेस्पिसिलाटा जो भी है ये, ठीक है, मैक्सवेली, स्पेलिंग देख के कर दो, ठीक है। फिर ये उसका नाम रख देते हैं मिजबिल। अब जब पहले दिन मिजबिल इन्हें मिलता है तो पहले दिन ही वॉज अलूफ, यानी कि इनसे दूर दूर रह रहा था, इंडिफरेंट रह रहा था और बहुत दूर रह रहा था। विद इन 2 days वो इनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक दिन इनके बेड पे जाके बैठ जाता है और इनके पैरों में ही सो जाता है, ठीक है। एंड धीरे धीरे जो है तीसरे दिन तक इसकी सराउंडिंग में इंटरेस्ट होता है, देखता है ये क्या ये क्या ये क्या है, इधर उधर देखने लगता है। अब मिजबिल लव्ड वाटर, याद रखना है आपको, एंड क्रिएटेड अ मेस ड्यूरिंग बाथ टाइम, वहाँ नहाने में से बहुत मजा आता था। अब धीरे धीरे उन्हें पता चल जाता है दैट मिजबिल टूटी खोलना भी सीख जाता है। He could turn taps to produce water and play it energetically. पानी खोल के ऐसे छप 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 उससे खेलना ही शुरू कर देता था। कई बार मिजबिल जो है टूटी को दूसरी तरफ घुमा देता था तो चिढ़ जाता था कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। अब मिजबिल ने बहुत सारे गेम्स का भी आविष्कार कर रखा था। इसके बाद बहुत सारे टॉयज थे, जैसे बॉल्स हो गई और मार्बल्स हो गए, अलग अलग टॉयज थे, ठीक है। फेवरेट गेम था मिजबिल का सॉकर प्लेयर की तरह, जो है वो क्या करता था, बॉल को ऐसे ऐसे घुमाता रहता था और उल्टा लेट के अपने ऊपर, अपनी यहाँ कमर, ये अपने ऊपर यूँ रख के ना मार्बल्स को उन्हें झुलाता रहता था, गिरने नहीं देता था, ठीक है। फोटो लगा दूंगी मैं, ये हर एक ऑटर ऐसी करता है, मार्बल्स रख लेते हैं अपने पेट के ऊपर और उन्हें गिरने नहीं देते हैं। बहुत सारे ऑटर्स ऐसे खेलते हैं। तो इस तरीके से मिजबिल इतना प्यारा बन जाता है हमारे ऑथर का और ये बहुत यूज टू हो जाता है। अब ये लोग इराक में ही थे। अब एक दिन ऐसा आता है, अब इन्हें जाना था लंदन। The author faced difficulties transporting Midwell to England as British Airlines did not allow animals. So he booked a flight via Paris. तो पेरिस के थ्रू किसी एयरलाइन से उन्होंने फ्लाइट बुक कराई, where the airline required Midwell to be packed in a small box. तो उन्होंने कहा एक बक्से में डालना पड़ेगा, ऐसे नहीं ला सकते, तो ये रख दिया, देखो अपने प्यारे मिजबिल को बक्से में। मिजबिल डिस्ट्रॉयड द बॉक्स लाइनिंग, जो लाइनिंग थी उस पर स्टेपल्स पे लगी होती है ना जैसे, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उससे उसको चोट लग जाती है। बट ऑथर के पास उसे रिपेयर करने का टाइम नहीं था और वो मिजबिल को ऐसे ही ले जाते हैं। ऑन द प्लेन मिज एस्केप्ड कॉजिंग chaos among passengers. अब तुम्हें वो जो इसने अफरा तफरी मनाई थी ना एरोप्लेन में, उसको कैसे लिखोगे आप, दैट ही कॉज chaos, CHAOS among passengers. And understanding air hostess helped the calm the situation. Understanding air hostess ने मदद करी, वैसे इसी की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, इसने कहा था ना खोल लो आप इसको। allowing Mitch to stay with author, ठीक है। चलो अब जब वो पहुंच जाते हैं, देखो हाँ ये भी फोटो, ये ना ऐसे लेट जाते हैं ऑथर और यहाँ अपने पेट पे ये मार्बल बॉल्स रख के इनसे खेलते रहते हैं, ठीक है।
तो अब मिजबिल जैसे ही लंदन लाइफ में जाता है, यानी कि लंदन के अपार्टमेंट में रहता है, वहाँ पे भी ये बहुत खेलता था, पिंग पोंग बॉल से, मार्बल से, ये सब ये खेलता रहता था ना। इसने एक गेम भी इन्वेंट करा था, इस पे क्वेश्चन आएगा। मिजबिल ने गेम इन्वेंट करा था खुद का, छोटा बच्चा जैसे करते हैं ना, घर घर ये लेंगे, टीचर टीचर खेलेंगे, वैसे इसने एक गेम इन्वेंट करा था। ये इन्वेंटेड अ गेम यूजिंग अ डैमेज सूटकेस। एक सूटकेस था जो टूटा हुआ था, जैसे सूटकेस पुराने ज़माने की ना, यूँ अटैची में 2 बक्कल लगे होते थे, ऐसे बंद होता था, तो उसका एक तरफ से वो बंद नहीं होता था, तो स्लांटिंग होता था यूँ, ठीक है, ऐसा स्लांट, ऐसा सीसॉ की तरह जो ये ढलान सी थी उस सूटकेस के ढक्कन पे। तो मिजबिल यहाँ से इस पे 2 मार्बल्स रखता था, वो घूरती हुई गिरती हुई नीचे आती थी, उन्हें यूँ पकड़ता था, फिर वापस जाता था, मार्बल्स रखता था, उन्हें गिराता था। तो ये इसका गेम बन चुका था और वो डेली खेलता था। नाउ ड्यूरिंग वॉक्स, जब वो लोग उस वॉक पे जाते थे, मिजबिल और हमारे ऑथर लंदन में शाम वाम को वॉक पे जाते थे, तो तब भी इसने काफ़ी सारी अपनी हैबिट्स बना ली थी। जैसे कि एक स्कूल आता था पास में ही मिजबिल के, जो रास्ता था ना जहाँ पे लोग जा रहे थे, तो वो स्कूल की एक दीवार थी, ज़्यादा ऊँची नहीं थी, ठीक ठीक थी, तो ये उस दीवार पे चढ़ जाता था और उस पे चलता हुआ जाता था, और वहाँ पूरा स्कूल डिस्ट्रैक्ट हो जाता था इसे देख के कि भाई ये क्या चीज़ घूम रही है, बच्चे टीचर सब देखते रहते थे। डेली का मिजबिल का सीन था कि अगर उस दीवार पे आया हूँ तो ये नहीं नीचे से सड़क से चला जाऊँ, उस दीवार पे कूद के उसके ऊपर से जाता था, ठीक है। अब जो लंदन के एवरेज लोग थे, किसी को भी ये समझ में नहीं आता था, मतलब नॉर्मली में लंदन का आप कोई आदमी नहीं कहोगे जिसे देख के पता होगी ये कौन सा एनिमल है, ठीक है। दे वर अनफेमिलियर विद ऑटर, और वो ऑथर को देखते थे और गैस करते थे आपके पास ये पेट है, ये पेट है। कोई कहता था कि ये बेबी सील है, वॉलरस है, बीवर है, या कोई तो कहता था ब्रोंटोसॉर है, मतलब कोई टाइप का ये डायनासोर है। बट एक्चुअली में जो मिजबिल है वो एक टाइप की फैमिली को बिलोंग करता है, जिसको हम कहते हैं, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, और इससे और बहुत सारे एनिमल्स भी आते हैं, बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो आप लर्न नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, बट पढ़ लो, ठीक है। नाउ मोस्ट अम्यूजिंग गेस, सबसे अजीब सा गेस एक आदमी ने करा था। वो एक लेबरर था, सड़क पे काम कर रहा था, अपनी मशीन को साइड में रख के पूछता है मिजबिल के लिए कि व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, सर क्या चीज़ है ये तो बताओ, उसे समझ में ही नहीं आता है। विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। चलो गाइस फाइनली अब प्रपोजल पढ़ते हैं, और इस बुक को अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है अब ये हमारी। इसके बाद आपको चैप्टर्स पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, बस जो पीडीएफ है वहाँ से 2-4 बार आप खुद से रीड करना, ठीक है जी। चलो प्रपोजल पढ़ते हैं और एंड करते हैं इसको, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी ऐसे ही 1 शॉट है हमारा, उस 1 शॉट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। लेट्स स्टडी द प्रपोजल, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो एंड स्टार्ट द प्रपोजल नाउ। गाइस तो फाइनली पहुंच गए हम अपने आखिरी चैप्टर पे, द प्रपोजल। इस चैप्टर के राइटर का नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा लेंथी है, एक प्ले के फॉर्मेट में है, और इस समय पे इसको डिटेल में मत पढ़ना, आई एम टेलिंग यू। ये जो अभी मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ इस चैप्टर को विद इन 10 मिनट्स, बस इससे ऊपर तुम्हें इसमें कुछ नहीं जानना है। पीडीएफ जो अटैच करो उसमें से एक बार रिविजन कर लेना, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, वहीं से पूरा पेपर में क्वेश्चन आएगा, उससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला इस चैप्टर से। डोंट थिंक कि एक एक लाइन पढ़ने अब बैठोगे प्ले की, कोई मजाकिया सा प्ले, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ इस चैप्टर में, जस्ट दिस कीप इन योर माइंड, और कोई टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है। तो चैप्टर के राइटर का नाम कमेंट कर दो जल्दी से, और मैं बताती हूँ इस चैप्टर में होने क्या है। इस चैप्टर में एक प्रपोजल आप पढ़ोगे, रिश्ता मांगना होता है ना, जो रिश्ते लड़का प्रपोज कर रहा है लड़की को, मुझसे शादी कर लो, यस दैट इज व्हाट यू विल स्टडी हियर। ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ये रशिया के बड़े बड़े अमीर लोगों के बारे में बता रखा है, कि जैसे पुराने ज़माने में बहुत एरिस्टोक्रेसी और वो ज़मींदारों की क्लास होती थी, तो रशिया में भी ऐसे ही था, बहुत अमीर लोग हुआ करते थे, अब भी होंगे ऑब्वियसली, बट उस ज़माने में बहुत अमीर लोग होते थे, उन पर बड़े बड़े खेत होते थे, अपने ज़मीनें होती थी, वो खाली बैठे रहते थे, मौज लेते थे ज़िंदगी के, और वहाँ फार्मर्स से काम करवाते थे, पैसा ही होता था उन पर। तो उनकी एक टेंडेंसी होती थी कि जब वो शादी भी करते थे तो एक अमीर ज़मींदार ढूंढेंगे, उसी से हम अपनी बेटी की शादी कराएंगे। अगर इतनी अमीर लड़की है, उसके पापा इतने बड़े ज़मींदार है, मैं भी उसी से शादी करूँगा, तो इनकी फैमिली टाइज अमीरों में ही होती थी, सारे लैंड ओनर्स की। तो जब शादी करनी होती थी इन्हीं को ढूंढते थे, मतलब ये लोग बहुत मनी माइंडेड थे, लव इनके लिए मैटर नहीं करता था, इनको बस पैसे से ही मतलब था। अब क्या होता है, जो हमारा ये चैप्टर है इसके 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है स्टीपन स्टेपानोविच चुबुकोव, यानी कि चुबुकोव कास्ट, जैसे आप लोगों का सरनेम हो गया ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे ही इनका सरनेम है ये चुबुकोव। तो पहला कैरेक्टर है स्टीपन स्टेपानोविच चुबुकोव, ये हमारा एक बूढ़े अंकल हैं जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है। दूसरा है नटालिया स्टेपानोवाना चुबुकोव, ये जो वो बूढ़े अंकल है ना उनकी बेटी है नटालिया, ठीक है, ये 25 साल की है। और थर्ड क्या कहो, इसे सबसे पहला मेन कैरेक्टर है हमारा, इसका नाम है आइवान वैसिलेविच लोमोव, इसको हम लोमोव कहेंगे, ये है मेन बंदा, ये लड़का है, ये रिश्ता मांगने जाएगा नतालिया का उसके पापा चुबुकोव के घर पे। तो 3 कैरेक्टर हो गए।
पहला हो गया लोमोव, ये एक बहुत ही अमीर आदमी है बट काफ़ी ना नर्वस रहता है, थोड़ी बहुत बीमारी सी है, इसको डर लगता रहता है, एंजाइटी होती रहती है इसको। ये पड़ोसी ही है इन चुबुकोव का। अब इसकी शादी की उम्र हो गई है तो ये डिसाइड करते हैं, ये पड़ोस में तो लड़की नतालिया रहती है, अमीर भी है, सुंदर भी है, ठीक है तो मैं इसी से शादी कर लेता हूँ, वैसे भी मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ अब, ठीक है। ये चुबुकोव अंकल हो गए, ये भी एक लैंड ओनर है बट ये काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, बिल्कुल एक जैसे बुढ़े हो रहे हो तुम, बड़े हो रहे हो, तुम्हारे में समझ आएगी, तरीका आएगा, इनमें नहीं आता बिल्कुल भी। इनकी बेटी है 25 ईयर ओल्ड जो है नटालिया, ये बहुत ही ज़्यादा नकचड़ी सी है, ठीक है जी। चलो अब पढ़ते हैं चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैंने लाइन्स में लिख दिया है और हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन द प्ले बिगिंस लोमोव कम्स टू मीट चुबुकोव एट हिज हाउस। लोमोव जो पड़ोसी है वो चुबुकोव अंकल के यहाँ रिश्ता मांगने के लिए जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है। चुबुकोव अ फार्मर वेलकम्स लोमोव एंड आस्क व्हाई ही इज ड्रेस फॉर्मली। चुबुकोव है एक फार्मर, ठीक है, और वो पूछता भाई तू इतना ड्रेसअप होके क्यों आया बेटा, कैसे आए हो, आज तो इतना तैयार वैयार हो गए। लोमोव रिप्लाई करते हैं दैट ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर एंड ही हैज कम टू मीट हिम। लोमोव कहते हैं नहीं नहीं सर, मैं तो आज आपसे ही मिलने आया हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे, क्योंकि चुबुकोव को पहले लगा होता है कि ये कहीं पार्टी में जाने वाला है, पहले मुझसे मिलना है फिर कहीं पार्टी में जाएगा। लोमोव अपीयर एक्साइटेड, लोमोव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो कोशिश कर रहा है खुद को काम डाउन करने की, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैं प्रपोज कैसे करूँगा, कैसे बताऊँ अंकल को कि मैं इतना बड़े जो है काम के लिए आया हूँ, कि मैं उनकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ उनसे। सो ही इज़ वेरी एक्साइटेड एंड ऑल दैट, ठीक है। नाउ ही मेंशंस दैट मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ आज और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कर दो। तो चुबुकोव जैसे ही सुनते हैं कि ये मदद मांगने आया है, कह रहा है, तो चुबुकोव सस्पेक्ट दैट लोमोव हैज़ कम टू आस्क फॉर ए लोन। उन्हें लगता है कि भाई ये तो कोई लोन मांगने आया है, डिसाइडेड नॉट टू हेल्प हिम। कहते हैं इसे की मदद नहीं करने का, मैं हर बार पैसे मांगता रहता है। ना लोमोव स्ट्रगल्स टू एक्सप्रेस द रियल पर्पस। लोमोव बता ही नहीं पा रहा कि यार मैं रिश्ता मांगने को, कभी इधर की बात करे, कभी इधर की, कभी इधर की। तो चुबुकोव अर्जेस हिम टू बी डायरेक्ट। चुबुकोव अंकल कहते हैं बेटा सीधा पॉइंट पे आओ। सो फाइनली लोमोव रिवील्स दैट ही हैज़ कम टू आस्क फॉर नटालियाज हैंड इन मैरिज। कहता है मैं रिश्ता मांगने आया हूँ नटालिया का। एंड ये बात सुनते ही चुबुकोव इज ओवरजॉयड एंड कॉल टू नटालिया। जैसे ही वो सुनते हैं वो खुश हो जाते हैं। अंकल कहते हैं रुको मैं बुला के लाता हूँ नटालिया को। लोमोव आस्क वेदर नटालिया वुड एक्सेप्ट। लोमोव पूछता है क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। एंड चुबुकोव अश्योर्स हिम दैट शी विल। चुबुकोव अंकल कहते हैं हाँ क्यों नहीं करेगी, शी इज लव सिक कैट फॉर यू, वो तो तुम्हारे प्यार में पागल है, पागल। लोमोव इज लेफ्ट अलोन एंड चुबुकोव अंकल उन्हें बुलाने गए हैं नटालिया जी को। एंड लोमोव बैठा बैठा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटेड इतना है कि ही शिवरिंग, ठीक है। क्यों एक्साइटेड है, अब भाई लड़की को प्रपोज करने सोच रहा है, क्या करूँ कैसे होगा ये सब, ठीक है। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज करंट लाइफ राइट नाउ। अब अंकल बुलाने गए हैं, देर लगेगी ना आने में नटालिया को, तो बैठ के अपनी करंट लाइफ के बारे में ये सोचता है। ही थॉट ही शुड सेटल हिज मैरिज इमीडिएटली। क्या सोचता है कि यार मुझे शादी जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए, मेरा डिसीजन सही है जो मैं नटालिया को प्रपोज करने आया हूँ। ही थिंक्स नटालिया स्किल्ड हाउस कीपर। कहता है बढ़िया घर संभाल लेगी, अच्छी लड़की है, एजुकेटेड है, सूटेबल है बिल्कुल मेरे लिए, प्रिटी है, ठीक है जो भी है, बट घर संभाल लेगी, तो इससे कोई प्यार नहीं है नटालिया से, मैं आपको बता चुकी हूँ। एट 35 ईयर्स ओल्ड सोचता है कि यार मैं 35 ईयर्स का हो चुका हूँ, अब मुझे मैरिज डिले नहीं करनी चाहिए, मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए, ठीक है। ही ऑल्सो कंसिडर्स हिज हेल्थ इशूज़। इसको बहुत सारे हेल्थ इशूज़ है, ये लिख लो कमेंट में, याद कर लेना इसे पाल्पिटेशंस होती है, एक्साइटमेंट इशूज़ है, इसको एकदम से एंजाइटी हो जाती है, एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, इमोशनल कंट्रोल नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी, और इसे इंसोम्निया, इसे नींद भी नहीं आती, ये सब प्रॉब्लम्स है। एंड इसे लगता है कि अब मैं शादी करूंगा तो देयर विल बी समवन जो मेरा ध्यान रखेगा, ठीक है। अब नटालिया एंटर करती है, नटालिया आती है बट वो इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने होते, तो कहती भी यार ये मुझे तो लगा कि कोई मर्चेंट आया है, पापा ने मुझे कहा सॉरी मैं अच्छे से तैयार नहीं हूँ, मैं तो मटर छील रही थी बैठ के किचन में, ठीक है। तो वो कहता है अरे कोई बात नहीं। तो चुबुकोव ने अब क्या करा, चुबुकोव जो नटालिया के पापा हैं उन्होंने ये नहीं बताया वो तुम्हारे को प्रपोज करना है, उन्होंने सोचा कि भाई मैं ऐसे क्यों वेस्ट करूँ इनका मोमेंट, तो इसलिए वो नहीं बताते। वो कहते हैं कोई मर्चेंट कोई बिजनेसमैन आया, जाके मिल लो उससे, और ये भाई साहब अभी देखना क्या करने वाला है। तो शी वेलकम्स लोमोव, वो लोमोव का वेलकम करती है और एकदम से पूछती है दैट तुम इतना तैयार होकर क्यों आए, बिकॉज लोमोव वॉज लुकिंग हैंडसम एंड उसने अच्छा खासा सूट वूट पहन रखा था। तो अब लोमोव शर्मा जाता है, रादर देन कि वो प्रपोज कर पाए एकदम से नर्वस हो जाता है कि यार इसने एकदम से पूछ लिया मैं तैयार होकर क्यों आया हूँ। नाउ ही स्ट्रगल्स टू एक्सप्रेस हिज प्रपोजल एंड इंस्टेड टॉक्स अबाउट देयर फैमिली रिलेशन। अब वो प्रपोज कर नहीं पाता है तो घुमा फिरा के बात पे आना चाहता है, कहता है देखो नटालिया यू एंड मी हम एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं। इनफैक्ट ही मेंशंस दैट हिज ऑक्सन मीडोज टच हर बर्चवुड्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये ऑक्सन मीडोज जो है ये एक खेत है, छोटा सा खेत है, जो नटालिया हो रही है ना, जो नटालिया का परिवार है इनका भी एक खेत है, इस खेत का नाम है बर्चवुड, बिल्कुल इसके बराबर में ही हैगा ऑक्सन मीडोज, ठीक है।
मैं खेत कह रही हूँ, पर्टिकुलरली एक पीस ऑफ लैंड है जहाँ घास वास उगी हुई है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स कॉल इट खेत फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो मेरा ऑक्सन मीडोज है, जो मेरा खेत है ऑक्सन मीडोज, देखो वो तुम्हारे बर्चवुड के बिल्कुल बराबर में है। हमारी परिवार एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं, तुम्हारी मम्मी, मेरी मम्मी, हम सब बच्चे आपस में जो है वी नो ईच अदर एवरीवन, ठीक है, ऐसे बोलता है। तो नचाले कहते रुको रुको रुको, वेट सेकेंड, तुम्हारे ऑक्सन मीडोज, तुम्हारे कब हो गए ऑक्सन मीडोज? यानी कि जो खेत है ये तुम्हारा कब से हो गया? ये तुम्हारा थोड़ी है। अब लोमोव कहता है और किसका है भाई? मेरा ही तो है ये ऑक्सन मीडोज। अब इनकी बहुत ज़्यादा बहस होगी, बहुत आर्ग्यूमेंट होगी, लड़ाई होगी इस छोटे से खेत ऑक्सन मीडोज। एंड वाई आई एम कॉलिंग इट छोटा सा खेत, क्योंकि एज कम्पेयर टू ये जितने अमीर हैं, बहुत ही अल्ट्रा रिच हैं ये लोग, इनके लिए इस खेत की कोई वैल्यू नहीं है। इट्स जस्ट खेत, इतना सा खेत है, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन है, कोई वैल्यू ही नहीं है। बट स्टिल अब ये इस पर लड़ेंगे, बहुत ज़्यादा लड़ेंगे, एक दूसरे को गालियाँ तक देंगे, ऐसी लड़ाई, गंदी गंदी बातें, फैमिली पे पहुंच जाएंगे, ऐसी कोर्ट में जाने की धमकी, ऐसी ऐसी लड़ाई करने वाले हैं। लोमोव भूल जाएगा कि यार मैं इस लड़की को प्रपोज करने आऊँ, मेरे को ज़रा तमीज़ से पहचानना चाहिए, नहीं, बहुत लड़ाई करने वाला है ये भी, ठीक है। तो वो कहता है नो नो, ये ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। यू डोंट नो कि मेरी जो आंटी है उनकी ग्रैंड मदर ने तुम्हारे जो दादाजी हैं उनके पीजेंट्स को ये वाला जो लैंड था, ये जो खेत है, वो थोड़े समय के यूज़ के लिए दे दिया था, और तुम्हारे पास तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, कोई रजिस्ट्री है ही नहीं इसकी, तो ऑब्वियसली ये मेरा है। तो लोमोव का हक क्या है उस खेत के ऊपर? कह रहा है मेरी आंटी की भी दादी ने तुम्हारे दादाजी के जो पीजेंट्स थे उनको दिया था ये खेत, तो हुआ तो हमारा ही ना, मेरी आंटी की दादी का है। पता नहीं कौन सा रिलेशन है, ये निकाल के बताता है। बट नटालिया क्या कहती है, नहीं नहीं, मैं, मेरे दादा, मेरे परदादा सब यही कहते हैं ऑक्सन मीडोज हमारा है, 300 सालों से ज़्यादा हो गए ऑक्सन मीडोज हमारा है, एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन माइन, मेरा ही है ऑक्सन मीडोज। कहती है नहीं, तुम आज बन ठन के आ गए हो, तैयार हो गए, तो मतलब कि अपने कुछ भी बात बनवा लोगे, आज तुम चोरी करने आए हो कि हमारे लैंड की? तो वो कहता है अरे नहीं यार, मेरे को कोई वैल्यू, तुम कहोगी मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा ये पीस ऑफ लैंड, ये खेत मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, बट ये प्रिंसिपल्स की बात है, ये खेत मेरा है, मेरे घर वालों का, मेरे खानदान का है। एंड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट्स ओवर द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज। नाउ दे शाउट एट ईच अदर, चिल्लाने लगते हैं। और तभी चुबुकोव अंकल आ जाते हैं और सोचते हैं भाई ये क्वारल क्यों करे, व्हाई आर दे फाइटिंग, ये तो मोमेंट था इनका, भैया ये प्रपोज करेंगे, क्या चल रहा है भाई साहब। तो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग देम, जब उन्हें पता चलता है ऑक्सन मीडो पे लड़ाई हो रही है, चुबुकोव अंकल भी आग में घी डालने का काम करते हैं। कहते हैं और क्या, किसके ऑक्सन मीडोज? हमारे हैं। अपनी नटालिया बेटी का साइड लेते हैं, कहते ऑब्वियसली हमारे, इन्हें भी पता है कोई वैल्यू नहीं। अब नटालिया को नहीं पता ये प्रपोज करने मुझे आया, चुबुकोव को तो पता है दामाद जी हैं, नहीं, लड़ेंगे, गंदी गंदी बातें भी बोलेंगे। ही क्लेम्स ओनरशिप ऑफ द मीडोज एंड इंसल्ट लोमोव एंड हिज फैमिली। ये लोमोव को क्या, इसकी फैमिली तक को नहीं छोड़ते, उनको भी गंदी गंदी बातें सुना देते हैं। अब लोमोव, क्योंकि उसको हेल्थ इश्यूज इतने हैं, वो लड़ाई कर नहीं पा रहा था, बट पूरी कोशिश करता है, ये भी बहुत बातें बोलता है, वो भी बोलते हैं, इसकी हार्ट अटैक आने वाली सिचुएशन हो जाती है। आप ये समझ लो, इतना एंजाइटी, ये पसीने आ रहे हैं, पानी मांग रहा है, कभी मुझे प्यास लग रही है, बोला नहीं जा रहा, हाफ रहा है, ऐसी इसकी हालत हो जाती है। हिज पाल्पिटेशन इंक्रीजेस एंड ही लीव्स द रूम। फाइनली इसको बहुत ही अजीब लगने लगता है, तो ये चला जाता है। जैसे ही ये कमरे से बाहर जाता है, चुबुकोव मॉक्स लोमोव फॉर डेयरिंग टू प्रपोज नतालिया। चुबुकोव हंसता है, कहता है चुबुकोव अंकल हाँ, बड़ा आया था नतालिया का रिश्ता मांगने के लिए। एंड द मोमेंट नतालिया को पता चलता है कि ये मेरा रिश्ता मांगने आया, नतालिया शॉक्ड, ठीक है, एंड शी ट्राई, और जैसे ही उसे लगता है कि अच्छा ही मेरे से रिश्ता मांगने मुझे प्रपोज करने आया था, वो चेयर पे बैठ के रोने लगती है, मेलो ड्रामा करती है, उसे वापस बुला के लाओ, उसे वापस बुला के लाओ, नो पापा मैं तो इसी से शादी करूंगी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और फिर वो कहता है अच्छा अभी तो धक्के मार के उसे निकाला है घर से बाहर, इतनी लड़ाई इनकी हुई थी तो ये तक हो गई थी इनकी बात। कहते हैं अभी तो इस धक्के मार के बाहर निकाला है, अब कैसे बुला लाऊं? कहते हैं नहीं, बुला कर लाओ। अभी इतनी गालियां देके, कोर्ट कचहरी की धमकियां दे के उसे बाहर निकाला था, बट फिर भी चुबुकोव अंकल, बेटी के पापा, काम तो करना ही पड़ेगा, बेटी की हर बात माननी पड़ेगी, जाते हैं लोमोव को बुला कर लाते हैं। और ये भाई साहब बेशरम आ भी जाता है ये वापस। लोमोव रिटर्न्स एंड नाउ नटालिया डिसाइडेड नॉट टू अनॉय हिम। नो, नटालिया कहती है नहीं नहीं, ऑक्सन मीडोज तुम्हारी है, कोई बात नहीं, ऐसे उनको कह देती है लोमोव को। नाउ शी ट्राइज टू प्लीज हिम, अब कोशिश करती है कि जरा इससे अच्छे से बात करूँ जिससे ये मुझे प्रपोज करे। तो कहती है हाँ हाँ, ऑक्सन मीडोज तुम्हारे ही है। और अब ये चेंज करती है टॉपिक को खेत को से और ऑक्सन मीडोज से, कि चलो कोई और बात करते हैं, और ये मुझे प्रपोज कर दे। अब इनका जब टॉपिक चेंज होता है तो लोमोव अपने डॉग के बारे में बताने लगता है। जो लोमोव है ना गाइस, उसके डॉग का नाम है गैस। लोमोव के डॉग का नाम क्या है? गैस। लिखो जरा कमेंट सेक्शन, लोमोव के डॉग का नाम है गैस।
और लोमोव बताता है कि उसने गैस को 125 रूबल में खरीदा था और गैस बहुत ही बढ़िया डॉगी है, बट लिटरली उसको अभी अभी कोई प्रॉब्लम हो गई है पैर में, इस वजह से उसे दिक्कत हो रही है उसके डॉग को, गैस को। अब जब नटालिया सुनती है कि उसका डॉग 125 रूबल का है तो नटालिया कहती है तुम्हारा डॉग तो बहुत महंगा है, वो तो बहुत बेकार है, इससे अच्छा तो हमारा स्क्वीज़र है, वो बहुत यंग है, बहुत फास्ट है, और मेरे पापा ने तो वो बस 85 रूबल का ही खरीदा था। तो अब इसके डॉग का नाम क्या है, नटालिया के डॉग का स्क्वीज़र, ये 85 रूबल का है। अब देखो उस खेत पे लड़ रहे थे ये 300 रूबल वाले, अब इन पे लड़ेंगे ये लोग। अब लोग कहते हैं तुम्हारा डॉग समझदार है, अच्छा है, वो तो ओवर शॉट है, छुटका सा है वो, उसके तो जॉ में भी डिफरेंस है, एंड यूजलेस है, हंटिंग करनी तो उसे आती नहीं है। अब इनकी लड़ाई होती है इनके डॉग्स पे। लोमोव कहता है गैस बेटर है, नटालिया कहती है मेरा डॉग स्क्वीज़र बेटर है, और बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं, इंसल्ट एक दूसरे की फिर करते हैं। इतने में चुबुकोव अंकल फिर से आ जाते हैं। नाउ चुबुकोव एंटर एंड इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग देम जॉइन द क्वारल। अब फिर एंटर चुबुकोव अंकल करते हैं और दोबारा से किसका साथ देंगे, ऑब्वियसली अपनी बेटी का। कहते हैं ऑब्वियसली हमारा डॉग स्क्वीज़र ज़्यादा बेटर है। लोमोव कंडीशन अगेन वर्सन, लड़ाई होती है, लोमोव फिर से बिल्कुल ही वर्स हो जाती है उसकी कंडीशन, वो कोलैप्स होकर अनकॉन्शियस होकर बेहोश होकर ज़मीन पर ही गिर जाता है अब की बारी, तो वो इतना ज़्यादा बीमार सा हो जाता है। अब जब वो बेहोश होकर पड़ा हुआ है तब भी नटालिया को बिल्कुल शर्म नहीं आती, और चुबुकोव को वो अभी भी बोले जा रहे हैं हमारा बेटर है, हमारा बेटर है, आया बड़ा आया हमारे ऑक्सन मीडियोस को अपना बताने वाला, ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं। और लोमोव बेचारा कहता है मुझे तारे दिख रहे हैं आसमान में, दिस दैट, वो परेशान हो जाता है। एंड देन सडनली बोथ चुबुकोव और नटालिया को लगता है कि लोमोव मर गया। भाई वो कहते हैं अभी ये तो मर गया है, वो चेक करते हैं उसको तो उन्हें लगता है वो मर गया। अब चुबुकोव अंकल परेशान हो जाते हैं कि अरे मैं क्या करूँ, मेरे घर में एक आदमी मर गया है। एंड नटालिया उसे उठाने की कोशिश करती है, तो फिर भी क्या होता है, वो लोमोव की कॉन्शियस रीगेन होने लगती है, लोमोव को होश आने लगता है। अब जैसे ही लोमोव को होश आता है तो चुबुकोव जल्दी से क्या करते हैं, नटालिया का हाथ पकड़ते हैं, चुबुकोव का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं ठीक है मैं परमिशन दे रहा हूँ तुम्हें शादी करने की, तुम दोनों आज से जो है तुम अपनी शादी, तुम यू विल गेट मैरिड और समथिंग लाइक दैट। तो वो अब नटालिया ऑल्सो एक्सप्रेसिव, नटालिया भी कहती है हाँ मैं शादी करूंगी। एंड चुबुकोव अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, दोनों का हैंड जो है एक दूसरे को ऐसे पकड़ लेते हैं एंड एक दूसरे को किस करने को कहते हैं। हाउएवर अब वो दोबारा जब बैठ जाते हैं, लोमोव बैठ जाता है, नटालिया बैठ जाती है, फिर से नटालिया कहती है बट ठीक है फिर भी तुम्हें ये तो कहना पड़ेगा कि मेरा डॉग जो है स्क्वीज़र वो तुम्हारे गैस से बेटर है, मतलब अब रिश्ता पक्का हो गया। तो अब फिर बैठ के कहती है अच्छा एक बार एंड में ये तो कह दो मेरा डॉग ज़्यादा बेटर हो। कहता है नहीं है, और इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और पर्दे गिर जाते हैं और ये प्ले आपका खत्म हो जाता है। ओके जी, तो ये प्ले जो है गाइस मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें क्रिस्प करके पढ़ा दिया है, पीडीएफ से जाके यही पॉइंट्स को आप रिवाइज कर लेना। अब इनकी लड़ाइयाँ क्या गालियाँ इन्होंने एक दूसरे को थी वो अभी पढ़ के तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई किसी के पेरेंट्स को कुछ कह रहा है, कोई किसी की फैमिली में कुछ कह रहा है, वो अभी हम इतना डिटेल में, तुम्हें पढ़ना है अगर पूरा प्ले डिटेल में मन है तुम्हारा तो मैंने वो पढ़ा रखा है डिटेल वीडियो में, वो पढ़ सकते हो। तो फाइनली गाइस बुक हो गई हमारी कंप्लीट। एक बुक ऐसे कंप्लीट कर ली, ऐसी तीनों बुक्स कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी, और बाकी सारा काम तमाम कर देंगे पूरा सारे सिलेबस का। ओके, तुम्हें बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, गो एंड लाइक द वीडियो। और गाइस सेकंड चैनल जो है मेरा सिमरन सहानी क्लास 10th, उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं करा है तो, क्योंकि लाइव सेशंस हमारे वहीं पे जाने वाले हैं। सो गो एंड सब्सक्राइब योर सेकंड चैनल सिमरन सहानी क्लास 10th। कमेंट में लगा दो अपनी अटेंडेंस, दीदी हमने सेशन को अटेंड कर लिया, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो हमारे न्यू चैनल को भी। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड गो एंड डाउनलोड द पीडीएफ जो मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से बनाया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पीडीएफ भी जिसमें से क्वेश्चन तुम्हारे बहुत मदद करेंगे। बाय बाय।